नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, राहुल गांधी से बीजेपी का डर अब अलग ही लेवल पर चला गया है। अब तक आप देख रहे होंगे कि राहुल गांधी को सोनिया गांधी का नाम लेकर विदेशी मां का बेटा और नेहरू गांधी खानदान का वारिस होने के कारण शहजादा जैसी संज्ञा से अपमानित किया जाता था। बार बार उन्हें शहजादा कहा जाता था, आपने देखा सुना, और उन्हें नौसिखिया बताने के लिए पप्पू शब्द का इस्तेमाल किया गया। मगर अब तो संसद में उनकी जाति पर ही सवाल उठा दिया गया है। जी हां, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। आज बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में कहा कि जिसकी अपनी जाति का ही पता नहीं है वो सदन में जाति जनगणना की मांग कर रहा है। आइए जरा सुन लेते हैं। सबसे पहले अनुराग ठाकुर क्रमवार आपको बताते हैं, सिलसिलेवार बताते हैं कि कैसे कैसे क्या कुछ हुआ और अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने कैसे आज क्लास लगा दी अनुराग ठाकुर की। अनुराग ठाकुर बिगड़े बोल के माहिर, आप जानते हैं इन्होंने क्या क्या नहीं कहा पहले। आगे इसकी बात भी हम करेंगे, लेकिन पहले सुनते हैं अनुराग ठाकुर ने कहा क्या और उसके बाद बवाल क्यों मचा। सुनिए जरा अनुराग ठाकुर को। जी सर, जी उसके ठीक है, निराधार है सर। ओबीसी की बात, जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। माननीय सभापति जी, आपने जो आप बैठ जाए। माननीय अखिलेश जी, आपने जो बात उठाई है मैं उसको दिखवा लूँगा। मैं आपकी बात को ले रहा हूँ। उन्होंने जो बात कही है, आप जो विरोध कर रहे हैं मैं उसको दिखवा लूँगा। आपने जो बात कही उसको मैं दिखवा लूँगा। अनुराग जी, माननीय सभापति जी, कृपया आप लोग बैठ जाएं। आप बैठ जाएं। आप बैठ जाएं। ठीक है। गौरव जी, माननीय सभापति जी, मैं आपको याद कराना चाहता हूँ, इसी सदन में तो सुन रहे थे आप, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात कर रहा है। अब यहां से बात जो है आगे बढ़ती है, बिगड़ती है, और अखिलेश यादव, राहुल गांधी और तमाम विपक्षी दलों के नेता खड़े होते हैं और अपनी बात रखने की कोशिश, और साफ साफ यहां जाति के नाम पर आप अपमानित करने की कोशिश कर रहे हैं। यह साफ दिखाई दे रहा है, सुनाई पड़ रहा है। अनुराग ठाकुर सांसद हैं और इनके हमीरपुर से सांसद हैं, और इनके शब्द ऐसे, इनके बोल ऐसे जो बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी ने तुरंत अनुराग ठाकुर को करारा जवाब दे दिया। राहुल गांधी ने बता दिया कि जिस तरह महाभारत में अर्जुन को मछली की आंख दिख रही थी, वैसे ही राहुल गांधी का लक्ष्य उनको दिख रहा है, और राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम जातिगत जनगणना करके दिखाएंगे। आइए जरा सुन लेते हैं राहुल गांधी ने इसके आगे जो कुछ हुआ उसको सिलसिलेवार ढंग से सुनिए। राहुल गांधी एक नहीं बल्कि दो बार अपनी बात रखते हैं, और उनके बाद अखिलेश यादव भी अपनी बात रखते हैं। पहले राहुल गांधी को सुनिए। माइक मिल जाएगा आपको, माइक मिल जाएगा। बेल खाली कर दीजिए। इतनी अच्छी वर्षा पूरा देश इतनी अच्छा बजट पे स्पीच दे रहा है। यू हैव ऑलरेडी स्पोकन। राहुल ने कह दिया। अभी अब आप अपने लीडर का सम्मान करें। हमने आपके लीडर को दूसरी बार फिर बुला रहा हूं, आप अपने लीडर का सम्मान करें। हाउस के एलओपी हैं, और अगर मैं उनको दूसरी बार बुला रहा हूं, उनको बिठा दिया माननीय सदस्य को, तो कृपया आप लोग तो कम से कम इस बात को महसूस करें। मिस्टर के सिंह, प्लीज डोंट बी मिस्टर राहुल गांधी, आप लोग बैठिए। राहुल स्पीकर सर, बोलने का मन क्या था? स्पीकर सर, इस सर माइक नहीं सर, माइक यहाँ से नहीं जाती। स्पीकर सर,
मैं नाम जो ले भी लूंगा, माइक आ जाएगा। स्पीकर सर, जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है, उसको गाली खाना ही पड़ता है। और मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा, क्योंकि महाभारत की बात हुई तो महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे। खत्म। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। धन्यवाद। गौरव, धन्यवाद। श्री अनुराग ठाकुर जी। गौरव जी, नहीं, गौरव जी, आप देखिए, गौरव जी आपको हमने समय दीजिए। खत्म हो जाएगा सर। श्री राहुल गांधी, खत्म हो जाएगा सर। श्री राहुल गांधी प्लीज। राहुल गांधी जी, ये तय कर ली। मुझे जब आप चाह रहे हैं तो आपको बोलने का अवसर दे रहा हूं। हाँ सर, तो कम से कम गौरव जी आपके बोलने के बाद ऐसी परिस्थिति न क्रिएट करें कि सदन को चलाने की जिम्मेदारी जितनी सत्ता पक्ष की है उतनी प्रतिपक्ष भी है। अनुराग ठाकुर जी ने मुझ पर गाली दी है। नहीं, कोई बात नहीं। मुझे सब बोलने दीजिए सर। मुझे उनको बोलने सर, अनुराग ठाकुर जी ने मुझे इंसल्ट किया है, मगर मैं अनुराग ठाकुर जी से कोई माफी नहीं चाहता हूं। मुझे कोई माफी की जरूरत नहीं है। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। जितनी आपको गाली देनी है मैं आपसे कभी माफी नहीं मांगूंगा। मुझे आपकी माफी नहीं चाहिए। राहुल गांधी। तो राहुल गांधी का अपमान इससे पहले आप लोग जानते हैं कि पहले भी कई बार बीजेपी ने किया है और उस पर कांग्रेस नेता जवाब देते आए हैं। लेकिन आज संसद के भीतर अखिलेश यादव ने भी राहुल गांधी के इस अपमान पर अनुराग ठाकुर की क्लास लगा दी। और लेकिन उससे पहले अखिलेश यादव को सुने, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी ने जो बातें कही अब आपने सुन लिया। और इन बातों में सबसे बड़ी चीज कि राहुल गांधी माफ तो कर रहे हैं, लेकिन अनुराग ठाकुर ने जो बात कही थी वो बहुत ही अपमानजनक बातें थी। आइए जरा एक बार फिर से जो साथी बाद में जुड़े हैं उनके लिए अनुराग ठाकुर ने कहा क्या था उसको सुनना जरूरी है, और उसके बाद फिर अखिलेश यादव ने भी क्या प्रतिक्रिया दी है वो भी सुनेंगे। प्रियंका गांधी की प्रतिक्रिया भी आई है। तमाम नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी देखेंगे, जानेंगे। एक बार अनुराग ठाकुर को सुनते हैं, उन्होंने कहा क्या था, सुनिए जरा। जी सर, जी ओके, ठीक है, निराधार है सर। ओबीसी की बात, जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। तो जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। जनगणना की बात, जाति जनगणना की बात जो राहुल गांधी लगातार कर रहे हैं, उसी की बात को लेकर सीधे राहुल गांधी पर प्रहार कि राहुल गांधी की जाति का पता नहीं, किस कास्ट के राहुल गांधी हैं। सीधा सीधा जाति आधारित ये गाली है। अगर कोई ऐसी बात कहता है इसका मतलब सीधे सीधे है कि आप उसे गाली दे रहे हैं। और यह सदन के अंदर हो रहा था, आज आप सबने सुन लिया। इस पर राहुल गांधी माफी भी दे रहे हैं और अपनी बातों पे, जैसे अर्जुन जो है उनका ध्यान पूरा का पूरा मछली की आंख पर केंद्रित था, वही राहुल गांधी कह रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव ने यहां नहीं रुके। अखिलेश यादव एक कदम आगे बढ़ते हुए साफ साफ अपनी बात रखते हैं। आइए सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा इसके बाद। सभापति महोदय, मेरा आपसे केवल इतना निवेदन है, माननीय मंत्री रहे हैं, बड़े दल के नेता हैं, मंत्री रहे हैं, बड़ी बात कर रहे थे, मैं महाभारत शकुनी ये सब बातें कह रहे थे, दुर्योधन तक यहाँ ले आई है। मैं केवल सभापति महोदय इनसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति तुम। आप जाति कैसे पूछोगे तुम? कैसे पूछोगे जाति? आप बैठिए। नहीं, जाति नहीं पूछ सकते आप। आपने कह दिया ना, अब आप हमारी जाति नहीं पूछ सकते। आप हमारी व्यवस्था सुन लें, आप मेरी व्यवस्था सुन लें। कोई सदन में किसी की जाति नहीं पूछेगा। अनुराग ठाकुर जी,
उसको स्पष्ट कर दिया। नहीं, श्री अनुराग ठाकुर जी, माननीय सभापति जी, बात आ गई। माननीय तो आप कैसे जाति पूछ सकते हैं किसी की, और कैसे जाति पूछोगे तुम, ये कह रहे थे अखिलेश यादव। आपको बता दूं दोस्तों कि ये वही अनुराग ठाकुर हैं जिन्होंने इससे पहले सार्वजनिक सभा में देश के गद्दारों को गोली मारो ... आप जानते हैं इसके आगे क्या है? जैसे ऐसे नारे लगाकर अपनी देशभक्ति और वीरता का परिचय ये दे चुके हैं ये साहब। मोदी सरकार के पिछले कार्यकाल में बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने बसपा सांसद तब के दानिश अली को उनके धर्म के कारण अपमानित किया था, उन्हें अपशब्द कहे थे। मोदी तब भी अपना मुंह सिलकर बैठे हुए थे, और आज नेता प्रतिपक्ष के लिए एक और बीजेपी सांसद ने इसी तरह का अपमानजनक बयान दिया है। किसी की जाति पूछना केवल अशिष्टता ही नहीं है, बल्कि असंवैधानिक व्यवहार भी है। लेकिन बीजेपी सांसद अपने प्रधानमंत्री की तरह इन सारी मर्यादाओं की परवाह नहीं करते हैं। आप जानते हैं कि राहुल गांधी के कल के भाषण से बीजेपी बुरी तरह से हिली हुई है। निर्मला सीतारमण जो देश की वित्त मंत्री हैं, जाति आधारित जनगणना के सवाल पर सिर पकड़कर हंस रही थीं। आपने वो पिक्चर देखा ना, कल विजुअल देखा था कि राहुल गांधी कह रहे थे और निर्मला जी सिर पकड़ रही थीं। वो विजुअल भी थोड़ी देर में दिखा देंगे आपको। और तब राहुल गांधी ने जिस तरह इस हंसी पर सवाल उठाए थे, उससे बीजेपी की नीयत सबके सामने आ गई थी। और आज अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी की जाति का सवाल खड़ा करके बता दिया है कि उसे वाकई इस देश के ओबीसी, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की कोई परवाह नहीं है, और ये सब उसके लिए वोट बटोरने का जरिया ही है। लेकिन अगर कोई इन्हें बराबरी का हक देकर मुख्य धारा में लाने की बात करेगा तो उसे बीजेपी का अपमान सहना पड़ेगा। कल राहुल गांधी ने शिव की बारात का जिक्र भी किया था अपने भाषण में, आपको याद होगा। और इससे पहले शिव जी की तस्वीर दिखाकर यह भी बता दिया था राहुल गांधी ने कि शिव कैसे निडर होकर रहने की बात करते हैं। वो जहर को अपने गले में उतार कर रखते हैं, और अब राहुल भी इस अपमान को जहर की तरह पीने की बात कर रहे हैं। आज के इसी घटनाक्रम पर प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है अभी से थोड़ी देर पहले। आइए जरा उस ट्वीट को ले आइए। प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके क्या कुछ कहा है देख लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। प्रियंका गांधी ट्वीट करके लिखती हैं, सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना इस देश के 80% लोगों की मांग है। आज भरी संसद में कहा गया कि जिनकी जाति का पता नहीं वे गणना की बात करते हैं। क्या अब देश की संसद में देश की 80% जनता को गालियां दी जाएंगी? नरेंद्र मोदी जी स्पष्ट करना चाहिए कि क्या यह उनके कहने पर हुआ है। प्रियंका गांधी वाड्रा ये ट्वीट कर रही हैं अभी से कुछ मिनट पहले। तो राहुल गांधी के उठाए मुद्दों पर तथ्यों के आधार पर सलीके से जवाब देने की जगह उनका अपमान करने की कोशिश में बीजेपी अपना और अपमान करती जा रही है। आज सेल्फ गोल कर लिया है, कह सकते हैं, खुद का अपमान करवा लिया, और इतना ज्यादा ये रम गए, बह गए कि इन साहब का एक वक्तव्य और सुनाना चाहता हूं। ये साहब यानी अनुराग ठाकुर, पहले सुन लीजिए, उसके बाद में इसको आगे रखते हैं। जरा मुसलमानों की को ओबीसी और दूसरों के जो आरक्षण है उसको छीनकर मुसलमानों को दे दिया जाता है, लेकिन किन राज्यों में दिया जाता है ये सुन लीजिए जरा। कह रहे हैं यही अनुराग ठाकुर जी, पहले मंत्री रह चुके हैं, अब इस बार मंत्री पद नहीं है, बहुत परेशान हैं, सुनिए। इनमें से सर, अब आप संक्षिप्त समाप्त करें, आप समाप्त सर, एक मैं कहना चाहता हूं सर, आप देखिए ओबीसी के लिए आज ओबीसी का कोटा खत्म करके अगर मुसलमान को आरक्षण देने की बात कोई करता है तो आपकी आंध्र कर्नाटक आपके कहने पर वो लोग करने की बात करते हैं। आप यहाँ पे ओबीसी की बात करते हो सर। माननीय सभापति जी, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ यहाँ पर। अरे भाई अनुराग ठाकुर जी, आंध्र प्रदेश में आपकी सरकार है, आंध्र प्रदेश में आपकी सरकार है, आप टीडीपी के साथी हैं, और कह रहे हैं ओबीसी के आरक्षण को छीन कर मुसलमानों को दे दिया जाता है आंध्रा और कर्नाटक में। आंध्र प्रदेश में आपकी सरकार है, आप इतने बह गए भक्ति भाव में। चलिए खैर, तो आज न्यूज पॉइंट में दोस्तों चर्चा करेंगे, और बहुत महत्वपूर्ण चर्चा कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने आज जिस तरह अनुराग ठाकुर की क्लास लगाई है, क्या बीजेपी को उससे सबक मिलेगा? चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका पहले परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। इस वक्त देखिए
5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अनिल सिन्हा जी हैं, हमारे साथ हेमंत कुमार जी हैं, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी हैं, प्रशांत टंडन जी और शकील अख्तर जी हैं। शकील अख्तर जी तो चश्मदीद हैं, सही शब्द कह रहा हूं। शकील जी, आप उसी जगह थे, उसी सभा में जहां कई बार महाभारत की याद आ जाती है। द्रौपदी का चीरहरण और पीछे से सब ठहाके लगा रहे हैं। कई बार, एक नहीं, पिछले 10 साल से वही देखता आ रहा हूं। बहुत अजीब लगता है। शकील जी, महाभारत सीरियल हम सब ने देखा है और महाभारत पढ़े भी हैं, और आज भी वही हो रहा था। जिसकी जाति नहीं, जिसकी कोई जाति नहीं, वो जनगणना की बात करता है। यही सेंटेंस था ना शकील जी? आगे क्या कुछ हुआ शकील जी, जरा आप बताइए, आंखों देखिए। देखिए राजीव जी, अनुराग ठाकुर जो है, अभी अपने भाषण से पहले जब अखिलेश यादव भाषण दे रहे थे तब भी इसी तरह मुंह की खा चुके हैं। उस वक्त भी वो अखिलेश यादव के साथ टोका टोकी कर रहे थे और अखिलेश यादव ने कहा कि मालूम है कि सैनिक स्कूल क्या होता है, मैं वहां पढ़ा हूं। चुप हो गए। जब अखिलेश अग्निवीर के बारे में बता रहे थे तो अग्निवीर का बचाव करने लगे। अखिलेश ने कहा सिर्फ एक बात बोल दो कि अग्निवीर स्कीम अच्छी है, मैं मान जाऊंगा, मैं बैठ जाता हूं। ये बोल नहीं पाए, तमाम बातें करते रहे, ऐसा वैसा, ये हुआ वो हुआ। उन्होंने कहा बोल दो अग्निवीर स्कीम अच्छी है। कहले मालूम है मैं सैनिक स्कूल में पढ़ा हुआ हूं। और अखिलेश यादव ने उस वक्त इन्हें बहुत करारा जवाब दिया था और कह दिया कि मुझे मालूम है कि आपका दर्द क्या है। मंत्री थे, मंत्री नहीं रहे हो, वही दर्द है। और यही सच्चाई है, चाहे अनुराग ठाकुर हो, चाहे रविशंकर प्रसाद हो। रविशंकर प्रसाद ही बोल रहे थे, तो रविशंकर प्रसाद या अनुराग ठाकुर, रविशंकर प्रसाद पिछली बार हटाए गए थे, अनुराग ठाकुर इस बार हटाए गए हैं। तो वो दोनों अपने नंबर बनाने के लिए, जिसमें अब अनुराग ठाकुर ज्यादा है, इस तरह की बात कर रहे हैं। लेकिन आज उन्होंने बीजेपी का बहुत बड़ा नुकसान कर दिया, बहुत बड़ा। अब इसकी भरपाई करना मोदी जी के लिए मुश्किल हो जाएगी। उन्होंने जिस तरह कहा कि जिसकी जात का पता नहीं, ये जो चोट है जात का पता नहीं, ये दलित, आदिवासी और पिछड़ों को बहुत गहरे लगी है। राहुल जो मांग कर रहे हैं कि दलित, आदिवासी और पिछड़े की, उनकी अस्मिता की ही तो बात कर रहे हैं, उनके सम्मान की ही तो बात कर रहे हैं वो, कि उनकी संख्या मालूम पड़े और ये मालूम पड़े कि वो कितनी बड़ी तादाद में है। उनका अपमान क्यों किया जाता है, उन्हें सरकार में भागीदारी क्यों नहीं दी जाती है, उन्हें शिक्षा में, नौकरी में, तमाम दूसरी जगहों में उनकी जो संख्या है उसके हिसाब से क्यों नहीं दी जाती है। तो आज उस अस्मिता पे बहुत बड़ी चोट करी और राहुल ने उसका बहुत बढ़िया जवाब दिया। राहुल ने कहा कि मुझे और गालियां दे लो और इंसल्ट कर लो, लेकिन अर्जुन की तरह मुझे सिर्फ मछली की आंख दिख रही है और मछली की वो आंख जो है उस पर मैं निशाना साध के रहूंगा, और वो निशाना है जाति गणना को इसी सदन में मैं पास कराऊंगा। उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है और अनुराग को बहुत बाद में समझ में आया, आ गया समझ में। जब निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री जी बोल रही थी तो उस टाइम अनुराग के चेहरे के भाव अगर आप देखते तो बड़े सहमे हुए थे, वो चिंतित थे वो कि क्या बोल गए वो। ये ऐसा ही होता है कि जैसी भरी सभा में कोई गाली दे और उस टाइम बड़ा खुश हो, क्या हाँ मैंने कितनी बहादुरी कर दी, मैंने गाली दे ली, और फिर उसको दोहराए। अनुराग ने दोहराया फिर उसको कि जिसकी जात का पता नहीं, 2 बार कहा उन्होंने। शकील जी, शकील जी, बस इंटरप्ट करना चाहूंगा थोड़ा सा। यही महाशय हैं जो देश के गद्दारों को गोली मारो ... कहा था इन्होंने। तब अगर सहम जाते, तब अगर सोच लेते कि मैं सार्वजनिक जीवन में हूं, मैं नेता हूं, जनप्रतिनिधि हूं और मुझे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तो शायद आज यहां तक नहीं आते जो राहुल गांधी से उनकी जात पूछ रहे हैं, तब यहां तक नहीं आते। तो थोड़ा सा आपसे मैं यहां पर डिफर करता हूं कि पीछे बैठे हुए, और वो डरे सहमे जरूर होंगे अंदर खाने, लेकिन वो आदतन है ऐसे, इसे अब आदतन, क्योंकि एक नहीं आप 2 बार, और आज भी इन्होंने एक नहीं बल्कि 2 बार ऐसी बातें कही हैं
चलिए सदन की बात है, हम यहां बैठ करके कोई वो नहीं है, लेकिन समीक्षा कर सकते हैं। सदन की आसंदी पे हम नहीं बैठे हैं, समीक्षा तो जरूर कर सकते हैं, क्योंकि एक इंसान एक बार गलती करता है। आज ही एक ही सेंटेंस को आप 2 बार दोहरा रहे हैं, तब तो यह बात कहीं ना कहीं मानी जाएगी कि आप जानबूझकर स्क्रिप्टेड लिख कर लाए थे, पढ़ रहे थे देखकर। जो कह रहे हैं राहुल गांधी को कि उचित देकर के और क्या पर्ची से राजनीति नहीं चलती है, यही कह रहे थे ना आप? तो सदन में मौजूद थे पत्रकार दीर्घा में। जी शकील जी। तो जब अनुराग कह रहे थे पहले, तो वो मंत्री थे और उस मंत्री की शान में थे, उस मंत्री के दंभ में थे। लेकिन आज जब ये कह रहे थे तो मंत्री बनने के लिए कह रहे थे। वो उन्होंने ये शॉट खेला था मंत्री बनने के लिए कि शायद मोदी जी खुश हो जाएं, क्योंकि राहुल ने जो कल भाषण दिया, उससे पहले राष्ट्रपति के अभिभाषण में दिया, उसने मोदी जी को बुरी तरह हिला दिया। कल राहुल ने जिस तरह मोदी जी को चैलेंज किया, वो अपने आप में बड़ी अभूतपूर्व बात थी कि मैं एडवांस में ये बात बता रहा हूं कि अब कभी भी मोदी जी मेरे भाषण के दौरान सदन में नहीं बैठेंगे। तो आज जो है अनुराग ने जो कहा, वो इसलिए कहा था कि शायद खुश हो जाएं, मगर वो दांव जो है उनको उल्टा पड़ गया। और राहुल ने जो बहुत अच्छी बात कही वो ये कि मुझे माफी की जरूरत नहीं है, और ये सही बात है, माफी की जरूरत नहीं है। ये देश की जनता है, देश के आदिवासी हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, वो माफ करें न करें अनुराग ठाकुर को। और बात अनुराग ठाकुर से आगे जा चुकी है बीजेपी को, ये उनके ऊपर निर्भर करता है कि वो माफ करें या न करें। देखिए इस पे जो है राहुल ने जो कहा है, राहुल सच्चे अर्थों में जिसे कहते हैं कि वो गरल पीने को तैयार है, विष पीने को तैयार है। उन्होंने कह दिया कि चाहे जितनी इंसल्ट कर लो मेरी, चाहे जितनी गालियां दे लो मुझको, मैं खुशी खुशी सब सह लूंगा। क्यों? अपने दलित, आदिवासी और पिछड़े भाइयों के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनके न्याय के लिए, उनके हक के लिए। वो हमें याद आ रहा है कि वो बालकृष्ण शर्मा नवीन का एक बड़ा प्रसिद्ध दोहा है, हम विश्वाई जन्म के सहे अबोल कुबोल मानत नेकऊ अनब हम जानत अपनो मोल। तो वही है कि हम जानत अपने मोल, राहुल अपना मोल जानते हैं और बहुत अबोल कुबोल सुन लिए उन्होंने, अब कोई फर्क नहीं पड़ता है उन्हें। ये वही बालकृष्ण शर्मा नवीन है, अपने दर्शकों के लिए बता दें, जिनकी मशहूर कविता है कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ, एक लहर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। तो ये जो है राहुल के अंदर वो चीज है कि राहुल किसी भी चीज को अपना व्यक्तिगत मान सम्मान का सवाल नहीं बनाते, और है भी नहीं। ये मान सम्मान का सवाल है देश की जनता का, देश की गरीब कमजोर जनता का। और वही राहुल ने कहा, और वही जो है उनकी हालत खराब हो गई। क्यों? क्योंकि देखिए जब आप किसी को गाली देते हैं तो भीड़ हंसती है, तो सब आपने देखा कि किस तरह लोग खुश हो रहे थे, बहुत खुश हो रहे थे वो। लेकिन जैसे ही अखिलेश ने जवाब दिया, राहुल ने जवाब दिया और बात उल्टी पड़ गई, तो सब चुप हो गए। और सबकी समझ में आ गया ये राजनीति है, सबकी समझ में आ गया कि जनता जो है वो किस तरफ जाएगी। खेल तो सारा जनता का ही है। और मोदी जी ने क्यों हटाया था? और अब आप कोशिश आपकी जो सारी थी वो यही थी, रविशंकर प्रसाद ने तो कम कोशिश कर दी है, उनकी समझ में आ गया कि अब शायद ही कोई चांस बने, क्योंकि अभी गवर्नर भी बना दिए गए हैं, 6-7 गवर्नर बने हैं परसों, उसमें भी उनका नाम नहीं है। लेकिन ये तो अभी कम उम्र के हैं, तो इन्हें उम्मीद थी कि आज जो मैं अपनी जो परफॉर्मेंस दे रहा हूं उससे शायद मुझे मौका मिल जाए। लेकिन उसका नुकसान क्या हुआ? नुकसान ये हुआ कि उसके बहाने राहुल ने तो कहा ही, अखिलेश ने भी वो बात कह दी जो न मोदी जी सुनना चाहते थे न योगी जी। अखिलेश ने क्या कहा? अखिलेश ने कहा रहने दीजिए, बैठ जाइए, हमने वो वीडियो देखा है जी, नमस्कार और चमत्कार भी बंद हो गया। और आपकी सरकार हारने के बाद इतनी कमजोर हो गई है, इससे ही कहा था, अनुराग ठाकुर से ही कहा कि वो जिसने हराया उन्हें हटा नहीं पा रही है, मतलब योगी जी को हटा नहीं पा रही है। और इसी बहाने, क्योंकि आप अगर गलत खेल जाएंगे तो उसके बहाने जो सारे आरोप लगेंगे या जो सारा प्रहार सहना पड़ेगा वो तो मोदी जी को सहना पड़ेगा, वो अनुराग ठाकुर को नहीं सहना पड़ेगा। अनुराग ठाकुर का क्या है?
दांव जो लगा है वो तो मोदी जी का ही लगा हुआ है। यही तस्वीर है वो जिसका जिक्र अखिलेश यादव ने कहा। ये बहुत बड़ी बात है। ऑन रिकॉर्ड अखिलेश यादव लोकसभा में कह रहे हैं, अभी तक इसको लेके बहुत सारी बातें हो रही, नहीं ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। अखिलेश ने कह दिया हमने देखा है, नमस्कार नहीं कर रहे वो, और आप उनको हटा नहीं पा रहे हैं। और साथ में उन्होंने ये भी कह दिया कि मोदी जी आप बनारस हारे हैं, 5 लाख से जीते थे, 10 लाख की बात कर रहे थे, अब कितने वोट मिले आपको। और ये सारी बातें देखिए उसी पसे मंजर में हो रही है, उसी पृष्ठभूमि में हो रही है। न अनुराग ठाकुर अखिलेश को डिस्टर्ब करते, न अखिलेश इन सारी चीजों पे जाते जी। तो अखिलेश ने और क्या कहा अपने भाषण के लास्ट में, उन्होंने अवधेश प्रसाद को जो अयोध्या से जीते हैं उन्हें खड़ा कर दिया, पास में ही बैठे थे, बगल में ही बैठे थे जी। और कहा आप कुछ नहीं कर सकते, ना आपकी सरकार कर सकती है, अयोध्या को हम वर्ल्ड क्लास सिटी बनाएंगे, वो हम बनाएंगे। बिल्कुल। तो ये जो सारी बातें हैं, तो ये जो उन्होंने करा है आज अनुराग ने, तो ये अनुराग के लिए मुसीबत लग गया है। अब वो उसके प्रभाव से, उसके असर से अब वो बच नहीं पा रहे हैं, और वही उनके चेहरे पे झलक रहा है कि अब जो मैंने गलती कर दी उसका मैं कुछ नहीं कर सकता, मोदी जी से मुझे माफी अब जो है मिलने वाली नहीं है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। आता हूं आपके पास दोबारा शकील अख्तर जी, और ये घटनाक्रम आप आंखों देखी, वहां पत्रकार दीर्घा में थे और बहुत कुछ आपने देखा है जो कैमरे पे यानी टेलीविजन पर नहीं दिखाया जाता है, आंखों से आप देख के आए हैं, हाव भाव सारी चीजें आपसे समझेंगे, जानेंगे। जरा जल्दी से आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास। प्रशांत जी, इस पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं? राहुल गांधी माफी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं नहीं कहूंगा कि माफी मांगे यहां अनुराग ठाकुर, लेकिन दूसरी तरफ जो बात जाति पूछने वाली बात है उस पर अखिलेश यादव का बिगड़ना भी मायने रखता है। यानी अखिलेश यादव का सुबह का भाषण जिसका जिक्र कर रहे हैं शकील जी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट, उस भाषण में भी बहुत टोका टाकी वहां अनुराग ठाकुर कर रहे थे। आज ऐसा लग रहा था कि ट्रोल आर्मी बन के, उसका लीडर बन के एक नेता कोई बैठा है सदन के अंदर, तो अनुराग ठाकुर है, उनको टोकना ही टोकना है। जो भी आ रहा था इधर सत्ता पक्ष विपक्ष से, उधर सत्ता पक्ष की तरफ से लीडरशिप इनके हाथ में थी। यहां जरा बताइए कि जो बातें जाति पर सीधा आरोप लगाना, यह कितनी दूर तक बात जा सकती है? राहुल गांधी जबकि बिल्कुल कह रहे हैं अर्जुन की नजर जैसे मछली की आंख पर थी, वैसे ही मेरी नजर भी जाति जनगणना पर है और मैं इसी सदन से पास करवाकर दिखाऊंगा। ये अनुराग ठाकुर का और बीजेपी का मौजूदा सत्र में सबसे बड़ा पॉलिटिकल सेल्फ गोल है, और मैं इसके पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस में बात करता हूं। लेकिन जरा एक बात और बता दें, अगर आप दिल्ली में सत्ता के गलियारों में बात करेंगे किसी भी फॉर्मेशन के राजनेता से, ब्यूरोक्रेट से, एक स्वर में सब ये कहते हैं राजीव जी कि मोदी सरकार 5 साल पूरे नहीं करेगी। इंडिया गठबंधन के नेता तो पार्लियामेंट के अंदर कहते हैं, खुलेआम कहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग, चाहे वो पत्रकार हों, ब्यूरोक्रेट हों, इस तरफ के हों, उस तरफ के हों, सब एक बात कहते हैं दबी जबान में कि 5 साल ये सरकार नहीं चलेगी। अब ये सरकार गिरेगी किस मुद्दे पर? मोदी सरकार अगर कल को गिरती है तो जातिवार जनगणना और किसानों की एमएसपी के गारंटी के कानून पर गिरेगी। ये 2 बड़ी पॉलिटिकल समस्या है जिसको बीजेपी टैकल नहीं कर पा रही है। अब मैं आता हूं अनुराग ठाकुर के सेल्फ गोल पे। देखिए, वो एक्सटेम्पोर नहीं निकल गया कि उन्होंने कुछ बोल रहे थे और अचानक कुछ प्रवोक हो गए और बोल दिया। लिखित भाषण था ये। यानी बीजेपी के अंदर इस बात को लेकर मंथन हुआ होगा कि ये कहना है। अब इससे 2 बातें बड़ी स्पष्ट हो जाती है। एक तो सवर्णवादी मानसिकता दिखाई देती है, जाति की बात कौन करता है। दूसरी बात जो समझ में आती है वो ये कि अभी तक बीजेपी का, ये सरकार का, मोदी जी का जातिवार जनगणना पे, कास्ट सेंसस में
कोई फर्म स्टैंड नहीं है, गोल मोल बातें करते हैं, रिजेक्ट भी नहीं करते, एक्सेप्ट भी नहीं करते। आज अनुराग ठाकुर ने जातिवार जनगणना पे सरकार की मंशा जाहिर कर दी कि वो जातिवार जनगणना के पक्ष में नहीं है। जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल हुआ है जाति के लिए, जातिवार जनगणना के लिए, बड़ा साफ दिखाई दे रहा है कि वो जातिवार जनगणना के पक्ष में नहीं है। और ये पहली बार ऑन रिकॉर्ड वहां गए, हालांकि वो एक्सपंज कर दिया गया है, अभी मैं सुन रहा था स्पीकर को, लेकिन पहली बार जनता के बीच में ये बात चली गई है कि जातिवार जनगणना के पक्ष में बीजेपी नहीं है। अब इसको बीजेपी कैसे डैमेज कंट्रोल करती है वो हम देखेंगे आगे आने वाले दिनों में। अब अखिलेश यादव ने जिस तरह रिएक्ट किया, जिस तरह से राहुल गांधी ने रिएक्ट किया, और दोनों की प्रतिक्रिया में आप ये बात देखिएगा कि तुरंत हुई है। यानी जो राजनीतिक परिपक्वता है कि किस मुद्दे को उठा लेना है वो इन दोनों युवा नेताओं में है, और उन्होंने बीजेपी को डिफेंसिव कर दिया। दूसरा, अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ पे, बीजेपी पे, अयोध्या पे काफी बोला है। उसको मैं सेकेंड राउंड में आऊंगा तो बात करेंगे उस पर। लेकिन आज ये बड़ा राजनीतिक सेल्फ गोल बीजेपी की तरफ से हुआ है, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस आने वाले दिनों में होंगे। बीजेपी को बहुत कुछ करना पड़ेगा। एक बात और, इसी मौजूदा सत्र में जातिवार जनगणना पे कोई प्रस्ताव आ सकता है इंडिया गठबंधन की तरफ से। जी राजीव जी, बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आखिर में आप जो कह रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहीं से क्या फंसी हुई है बीजेपी, क्योंकि बीजेपी ने आज अपना रुख बता दिया है कि वो जातिगत जनगणना के पक्ष में नहीं है, और ये बात यहां साफ साफ दिखाई दे रही है, जिसको आप डिस्क्राइब भी कर रहे थे। प्रशांत टंडन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रोफेसर रविकांत जी, और जुड़े हुए हैं हमारे साथ हेमंत जी भी और अनिल सिन्हा जी। पहले अनिल सिन्हा जी आपके पास आता हूं, फिर हेमंत जी आपके पास आता हूं। जरा अनिल सिन्हा जी, जरा आपसे भी समझना चाहता हूं कि क्या यहां से फंसी हुई लग रही है बीजेपी, और जो बात हम कर रहे हैं सीधी सीधी बात, एक तरफ जाति आधारित जनगणना पर सीधे जाति पूछ रहे हैं, और इसे राहुल गांधी कह रहे हैं कि मुझे गाली दी गई, और ये अपमानित करने वाली बात है, अशिष्टता है। इसको हम लोग अपने समाज में तो यही कहते हैं, ये शिष्ट समाज का वार्तालाप तो इसे नहीं कहा जाएगा कि इस ढंग से हम लोग बात कभी करते हों, कि जिसकी जाति ही ना हो वो गणना की बात करता है। आइए जरा सुन ले एक बार फिर से अनुराग ठाकुर को, उसके बाद फिर अखिलेश यादव और राहुल गांधी को भी सुनते हैं, और जल्दी से फिर अनिल सिन्हा जी के पास, और साथ में प्रोफेसर रविकांत जी भी जुड़ गए हैं। रविकांत जी आपका स्वागत है, और हेमंत कुमार जी और डॉक्टर दीपक पासपोर्ट जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। जल्दी जल्दी चलते हैं, पहले सुनिए सिलसिलेवार, पहले अनुराग ठाकुर को सुनिए। जी सर, जी ओके, ठीक है, निराधार है सर। ओबीसी की बात, जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। तो सुन लिए, ये जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। इसके बाद राहुल गांधी खड़े होते हैं, अखिलेश यादव, पहले अखिलेश यादव को सुनते हैं। साफ साफ कह रहे हैं कि जाति कैसे तुम पूछ सकते हो। सुनिए जरा अखिलेश यादव को। सभापति महोदय, मेरा आपसे केवल इतना निवेदन है, माननीय मंत्री रहे हैं, बड़े दल के नेता हैं, मंत्री रहे हैं, बड़ी बात कर रहे थे, मैं महाभारत, शकुनी, ये सब बातें कह रहे थे, दुर्योधन तक यहाँ ले आई है। मैं केवल सभापति महोदय इनसे ये पूछना चाहता हूं, आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति तुम। आप जाति कैसे पूछोगे? तुम कैसे पूछोगे जाति?
आप बैठिए। नहीं, जाति नहीं पूछ सकते आप। आपने कह दिया ना, अब आप हमारी आप व्यवस्था जाति नहीं पूछ सकते। आप हमारी व्यवस्था सुन लें, आप मेरी व्यवस्था सुन लें। कोई सदन में किसी की जाति नहीं पूछेगा। अनुराग ठाकुर जी, मैंने उसको स्पष्ट कर दिया। नहीं, श्री अनुराग ठाकुर जी, माननीय सभापति जी, बात आ गई। अब माननीय तो जाति पर यहां नाराजगी अखिलेश यादव की, और लेकिन राहुल गांधी थोड़ा सा नर्म लेकिन अपनी बात बहुत गंभीरता से रखते हुए, और बात उनकी वही है कि जाति आधारित जनगणना हम करवा कर रहेंगे। वो भी सुन लेते हैं, सुनिए। तो कम से कम इस बात को महसूस करें मिस्टर केसी मैं प्लीज डोंट बी मिस्टर राहुल गांधी, मिस्टर राहुल गांधी, आप लोग बैठिए। राहुल स्पीकर सर, जाति बोलने का मन क्या था? स्पीकर सर, सर माइक नहीं सर, एक मिनट, माइक यहाँ से नहीं जाता। स्पीकर सर, मैं नाम जो ले भी लूंगा, माइक आ जाएगा। स्पीकर सर, जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है, उसको गाली खाना ही पड़ता है। और मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा, क्योंकि महाभारत की बात हुई तो महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे, खत्म। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। धन्यवाद। गौरव, धन्यवाद। श्री अनुराग ठाकुर जी, गौरव जी, नहीं, गौरव जी, आप देखिए, गौरव जी, आपको हमने समय दीजिए, खत्म हो जाएगा सर। श्री राहुल गांधी, खत्म हो जाएगा सर। श्री राहुल गांधी, प्लीज राहुल गांधी जी, ये तय कर ली, मुझे जब आप चाह रहे हैं तो आपको बोलने का अवसर दे रहा हूं। हाँ सर, तो कम से कम गौरव जी, आपके बोलने के बाद ऐसी परिस्थिति न खत्म हो क्रिएट करें कि स्पीकर सर, सदन को चलाने की जिम्मेदारी जितनी अनुराग सत्ता ठाकुर, पक्ष की है उतनी प्रतिपक्ष भी है। अनुराग ठाकुर जी ने मुझ पर गाली दी है। नहीं, कोई बात नहीं। मुझे सब बोलने दीजिए सर। मुझे उनको बोल लें। सर, अनुराग ठाकुर जी ने मुझे इंसल्ट किया है, मगर मैं अनुराग ठाकुर जी से कोई माफी नहीं चाहता हूं। मुझे कोई माफी की जरूरत नहीं है। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, जितनी आपको गाली देनी है मैं आपसे कभी माफी नहीं मांगूंगा। मुझे आपकी माफी नहीं चाहिए। राहुल गांधी, तो यहां आपने सुन लिया, साफ साफ राहुल गांधी भी और उधर अखिलेश यादव भी बात जो है बिगड़ चुकी थी, लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि मैं इसको अभी खत्म करता हूं और माफी नहीं चाहिए। अनिल सिन्हा साहब, राहुल गांधी के इस रुख को क्या कहेंगे, अनुराग ठाकुर की बात को क्या कहेंगे, और इससे राजनीति किस दिशा में जा रही है उसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो अब 2 दिन से मतलब जो क्लियर हो गया ये कि नैरेटिव सेट करने का काम अब बीजेपी के हाथ में नहीं रहा। प्रधानमंत्री बहुत उन्होंने पिछले सत्र में भी किया, इस पर अभी में भी किया, लेकिन अब वो नैरेटिव सेट नहीं कर पा रहे हैं। और नैरेटिव सेट करने का काम जो राजनीति की दिशा है देश को कि वो राहुल गांधी के हाथ में आ गई है। और जबरदस्त, मतलब लोगों को लगता था ये कि वो जो लिख करके आते हैं, लोगों का एक इम्प्रेशन पहले से था कि उनको पार्लियामेंट्री ये का उतना नॉर्म का पता नहीं है, उसको ठीक से हैंडल नहीं कर पाते। विपक्ष का नेता बनने के बाद से जिस तरह से उन्होंने अपने को प्रस्तुत किया है वो जबरदस्त है। अब अभी वो अगर माफी मांगने के लिए बायकॉट करो, पूरा सदन को उठाए रखो, इसके बदले उन्होंने वहीं रोक दिया, इशू पर चले आए सीधे। और ये एक मास्टर स्ट्रोक है पार्लियामेंट्री मतलब जो नॉर्म्स के हिसाब से, क्योंकि वो गए ही नहीं। और दूसरी बात ये है कि उत्तर प्रदेश में भी बहुत कुछ हो रहा है। ये जगदम्बिका पाल के एटीट्यूड से पता चलता है कि जगदम्बिका पाल ने एक्सपंज कर दिया जो उनका मेन जवाब देने वाला था अनुराग ठाकुर, उसके कहे हुए को एक्सपंज कर देना, ये भी एक मतलब एक समझिए ऐतिहासिक घटना है। इसको आप छोटी राजनीतिक घटना मत समझिए। उनका वो जो लिखित भाषण लाए थे और मेन डिफेंडर थे, और उनको एक्सपंज करते हैं, ये भी बहुत कुछ इशारा कर रहा है। बीजेपी, मुझको लग रहा है कि उसकी पॉलिटिक्स डिरेल हो गई है। और जो चाहते हैं मतलब अपने प्रधानमंत्री,
वो भी नहीं हो पा रहा है। और जो लोग ला रहे हैं सामने, जैसे अनुराग ठाकुर को लाया उन्होंने, वो उनका कुछ जमा नहीं। वो तो जो इस पूरे खेल में वो जो चक्रव्यूह वाला जवाब दिया, लिख करके लाए थे, इसका मतलब जो सही का प्रशांत जी ने पहले से तय करके पूरी चर्चा हो करके जब आए होंगे कि इनको इस तरह रखना है, फंस गए बुरी तरह। उनको ये था कि राहुल गांधी को किसी तरह अटैक करो, उसको आइसोलेट करो। यहाँ उल्टा हो गया, राहुल गांधी आइसोलेट भी नहीं हुए और उल्टा ये हो गया। एक तो ये राजनीतिक है, दूसरा कि अखिलेश और राहुल गांधी का मतलब इंडिया गठबंधन की जो यूनिटी इसमें दिखाई दे रही है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एकदम इंटैक्ट है उनका गठबंधन। और दूसरी तरफ जवाब देने के लिए इवन हमको लग रहा है कि अनुराग ठाकुर भी की तरफ से उस तरह के रिस्पांस नहीं आया। कल से मैं देख रहा हूं कि वैसा रिस्पांस जो बीजेपी का एक यूनाइटेड पहले होता था, बातचीत नहीं करने देते थे, वो भी नहीं आ पा रहा है। और तीसरा ये है कि सबसे बड़ी बात कि जाति जनगणना का है, और जो कहा कि प्रसाद जी ने किसानों का ये जो दो मुद्दे हैं, ये दो मुद्दे को लेकर के सरकार गिर भी सकती है। इसकी संभावना और तेज होती जा रही है क्योंकि बहुत मतलब इसका असर होने वाला है और जवाब देते नहीं बन पड़ रहा है। कल उनका भी आप रिस्पांस देख ही चुके, उन्होंने भी उनको इनके लिए मतलब मुश्किल ही खड़ी की है। जिस तरह से माथा पे हाथ रख रही थी निर्मला जी और उसके बाद मुस्कुरा रही थी। इतना सीरियस अटैक हो रहा है ये पे, बजट के प्रोविजंस पे हो रहा है, उनकी दिशा के बारे में हो रहा है, और वो उनको अभी भी सुगरू वाले ये में क्या कहते हैं मोड में ये लोग फंसा हुआ है। इसको लग रहा है कि राहुल गांधी जो बोल रहा है, अरे ये तो हंसने की बात है, मूर्ख। मतलब उनको तो ये समझना चाहिए कि इस तरह अगर उनको आप मूर्ख बनाने की कोशिश करेंगे तो ये जमेगा नहीं। तो ये हमको लग रहा है क्या कि बहुत बड़ा मोमेंट है ये वाला जो चल रहा है अभी। वो हमको लग रहा है कि फर्स्ट डे से अभी तक जो बजट पे चला है उसमें मतलब इंडिया गठबंधन ने, राहुल गांधी ने और कांग्रेस ने जबरदस्त बढ़त हासिल की है। हमको मतलब एक कोई बड़ी घटना अगर परिघटना अगर इस बीच में अगर आती है तो उससे इनकार नहीं कर सकते। इसको जो डैमेज कंट्रोल के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं अनिल जी। और यहाँ डैमेज कंट्रोल आखिर बीजेपी कैसे करेगी? हेमंत कुमार जी, क्या बीजेपी डिरेल हो गई है? धन्यवाद राजीव जी। अनुराग ठाकुर ने आज जो कुछ किया उससे ये साफ साफ है, वो मैं समझता हूं कि वो अलहदा मामला नहीं है, वो अनुराग ठाकुर तक ही सीमित नहीं है। ये जो राहुल गांधी की जाति को लेकर के सवाल, ये सवाल उनके पूरे जो उनकी पूरी ट्रोल आर्मी है, उनका सोशल मीडिया है, इस पे बहुत लंबे समय से ये चल रहा है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ अनुराग ठाकुर का ये विचलन है, या मैं समझता हूं कि पूरी बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी और उस तरह के तमाम इनके शीर्ष नेता जो हैं वो सब इसी भाषा में बात करते हैं। आप चुनाव प्रचार के दौरान आपने देखा होगा, तो अनुराग ठाकुर ने आज जो कुछ कहा वह इस देश के उन तमाम महापुरुषों का अपमान है जिन्होंने एक जाति विहीन समाज की कल्पना की थी। वह उन बाबा साहब का अपमान है जिन्होंने जाति के नाश की कल्पना की थी, उस पर लेख लिखे थे, उनका अपमान है यह। तो आज की तारीख में तो सवाल उठता है कि जो चिराग पासवान जैसे जो दलित नेता है, जो बीजेपी के साथ जो दलित सांसद हैं, जो आदिवासी सांसद हैं, एवं की राष्ट्रपति महोदया को इसका संज्ञान लेना चाहिए कि ये अनुराग ठाकुर जैसे लोग क्या बोल रहे हैं संसद में खड़े होकर के। ये दिखाता है कि अनुराग ठाकुर ही नहीं बल्कि पूरी भाजपा वह सवर्णवादी, ब्राह्मणवादी, वर्चस्ववादी विकार से ग्रसित पार्टी और व्यक्ति इनमें भरे पड़े हैं। ये उसी विकार का प्रकटीकरण है। और ये इनके भीतर जो एक तरह से जो गंदगी जो भरी हुई है, मैं समझता हूं कि पिछले 10-11 सालों में इनकी पार्टी ने, इनके नेताओं ने इस देश में एक डरा हुआ, मरा हुआ और सड़ा हुआ लोकतंत्र बना दिया है इस देश को। यह सबके लिए शर्मनाक बात है। और जो राहुल गांधी के खिलाफ जो ये कुछ बोल रहे हैं, ये सिर्फ राहुल गांधी को टारगेट नहीं कर रहे हैं, यह इस देश के उन तमाम
लोगों को, जो न्याय पसंद लोग हैं, जो न्याय की चाहत रखते हैं, जो सामाजिक न्याय की जिनको जरूरत है, उन तमाम बहुजन आबादी को यह गाली है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को, संपूर्ण विपक्ष को जाति जनगणना के सवाल पर देश में एक बड़ा कॉल देना चाहिए। देश के सभी राजधानियों में प्रदर्शन हो, देश के स्तर पर राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन हो, ये एक पॉलिटिकल कॉल देना चाहिए इनके खिलाफ। ये ऐसे छोड़ देने से नहीं है। ये इस तरह जिस तरह से बात कर रहे हैं, ये कोई भी व्यक्ति, हमारे आपके जैसा तमाम, एक इंडिविजुअल के लिए शर्मनाक बात है। सब लोग आहत है, मैं व्यक्तिगत रूप से आहत हूं। कोई हमारी जाति पूछ लेगा, ऐसे ही मुझे अपनी जाति बताने में कोई शर्म नहीं है, लेकिन मैं मानता हूं कि इस देश में जाति व्यवस्था जो है वो श्रेष्ठ और निकृष्ट तय करता है कि कौन श्रेष्ठ है और कौन निकृष्ट है। और इस तरह के अनुराग ठाकुर ने जो बात कही है वो गुंडों और मवालियों की भाषा में बोल रहे थे, और ये स्पंज करने का काम नहीं है। जगदम्बिका पाल महोदय को चाहिए था कि उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी उस समय, कि नहीं, आपने जो कहा है उसके खिलाफ आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, आप उनको संसद से बाहर करना चाहिए था। क्या है ये मजाक बना रखा है इन लोगों ने? ये देश के तमाम लोगों का अपमान है जिन लोगों ने कल्पना की थी इस देश को एक मुकम्मल धर्मनिरपेक्ष और जाति विहीन समाज बनाने की जो कल्पना की थी, उन तमाम लोगों का, उन तमाम महापुरुषों का अपमान है। इसलिए मैं समझता हूं कि अनुराग ठाकुर ने जो कुछ किया है वो पूरी भाजपा की ये विकृत मानसिकता है, और इसके खिलाफ एक राजनीतिक अभियान पूरे देश में चलना चाहिए। यह समय की मांग है। अन्यथा आप इन चीजों को बहुत लाइटर वेन में नहीं ले सकते हैं। ये चीजें बहुत इसको डाइल्यूट कर देने से मुझे लगता है कि इसका जो पॉलिटिकल उद्देश्य है, वो जो राजनीतिक उद्देश्य है, उसमें भाजपा सफल हो जाएगी। भाजपा तो यही चाहती है, जाति पूछती है, धर्म पूछती है। वो कांवड़ यात्राओं के नाम पर क्या कर रही है? वो लोगों को किस तरह टारगेट किया जा रहा है, मुसलमानों को, उसी तरह इस देश में दलितों को, आदिवासियों को और पिछड़ों को टारगेट किया जा रहा है। ये अनुराग ठाकुर वही काम कर रहे हैं। इस पार्टी के खिलाफ एक राजनीतिक कॉल देना चाहिए पूरी संपूर्ण विपक्ष को कि इनके खिलाफ पूरे देश में एक आंदोलन का माहौल हो। दिल्ली में आकर के पूरे देश के लोग प्रदर्शन करें इनके खिलाफ, और जाति जनगणना का प्रस्ताव पारित हो। जनगणना तक नहीं कराते हैं, मुसलमानों को घुसपैठिया बताते हैं और बांग्लादेशियों को की घुसपैठ की बात करते हैं ये, लेकिन इनके पास कोई आंकड़ा नहीं है। ये इतने बड़े झूठे हैं, इतने बड़े मक्कार हैं ये। तो मैं समझता हूं कि विपक्ष को इसको बड़ा एक राजनीतिक अभियान के रूप में इसके खिलाफ एक पूरा ये आंदोलन का कार्यक्रम बनाना चाहिए। जी लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके भाषण को, अनुराग ठाकुर के भाषण को एंडोर्स करते हैं और ट्वीट भी करते हैं। अभी अभी नरेंद्र मोदी ने अनुराग ठाकुर के भाषण को एंडोर्स करते हुए ट्वीट किया। ये देखिए ट्वीट, दिस स्पीच बाय माय यंग एंड एनर्जेटिक कलीग श्री अनुराग ठाकुर इज अ मस्ट हियर, अ परफेक्ट मिक्स ऑफ फैक्ट्स एंड ह्यूमर, एक्सपोजिंग द डर्टी पॉलिटिक्स ऑफ द इंडी अलायंस। ये लिख रहे हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की एक यंग और एनर्जेटिक हमारे अनुराग ठाकुर का ये जो भाषण है, इसको जरूर सुना जाना चाहिए। और परफेक्ट मिक्सर ऑफ फैक्ट्स और ह्यूमर, दोनों का परफेक्ट मिक्सर है। एक्सपोज कर रहे हैं ये डर्टी पॉलिटिक्स को, इंडिया अलायंस के डर्टी पॉलिटिक्स को ये लिख रहे हैं और एंडोर्स कर रहे हैं। अभी अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा एक ट्वीट, वो ट्वीट हमने दिखाया था प्रियंका गांधी का। प्रियंका गांधी ने क्या लिखा था, जरा वो भी ले आइए, और कैसे प्रियंका गांधी यहां पर सही हो जाती हैं नरेंद्र मोदी के ट्वीट से। देखिए प्रियंका गांधी ने लिखा था, सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना इस देश के 80% लोगों की मांग है। आज भरी संसद में कहा गया कि जिसकी जाति का पता नहीं वे गणना की बात करते हैं। क्या अब देश की संसद में देश की 80% जनता को गालियां दी जाएंगी? नरेंद्र मोदी जी को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या यह उनके कहने पर हुआ है। जब यह पूछ रही है कि नरेंद्र मोदी जी को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या यह उनके कहने पर हुआ है, तो नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके बता दिया कि हां, मेरे कहने पर ही हुआ है और मैं अब इसे एंडोर्स कर रहा हूं और लोगों के बीच बांट रहा हूं कि इस भाषण को जरूर सुना जाना चाहिए। क्या कुछ कहेंगे प्रोफेसर रविकांत जी? देखिए, अब तो बहुत स्पष्ट हो गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसको एंडोर्स करते हैं और इसे वो आगे लेकर के जाना चाहते हैं। लेकिन मुझे अनुराग ठाकुर पर थोड़ा तरस आ रहा है। इस व्यक्ति का नाम अनुराग किसने रखा? शुरू से ही जो घृणा की राजनीति कर रहा है, नफरत और हिंसा के नारे लगा रहा है, उसका नाम अनुराग तो नहीं होना चाहिए। अब उनके माँ बाप को ये कैसे समझ में आया कि ये नाम रखने से व्यक्ति थोड़ा ठीक हो सकता है, लेकिन अनुराग ठाकुर साहब ये सब करने के आदी नहीं है। लेकिन जैसा कि प्रशांत जी ने कहा था
और सभी लोग उससे सहमत हैं कि ये बीजेपी ने सेल्फ गोल कर लिया है। हेमंत जी ने बहुत पुरजोर तरीके से जिस बात की तरफ इशारा किया कि इसे एक बड़े अभियान की तरह देश के उन लोगों तक जाना चाहिए जिनकी जाति पूछ पूछ करके सदियों से अपमान किया जा रहा है। हालात आज भी यह है राजीव जी कि आप किसी भी पद पर हो, कोई नौकरी करते हो या पढ़ाई लिखाई करते हो, गांव से लेकर के शहर तक ये जो सामंतवादी प्रवृत्ति मौजूद है वो बिना जाति पूछे आपको कमरा भी नहीं देती, आपको मकान भी नहीं देती। उसका पूरा प्रतीक है अनुराग ठाकुर, और अनुराग ठाकुर को अगर एंडोर्स कर रहे हैं नरेंद्र मोदी तो इसका मतलब उसके सरताज नरेंद्र मोदी, और ये वही नरेंद्र मोदी हैं जिन्हें इस जाति व्यवस्था को बनाए रखने का गोलबल करके उस पूरे थॉट को हमेशा उन्होंने महिमा मंडित किया। इलाहाबाद में वो सफाई कर्मियों के पैर धोते हुए वीडियो जारी करते हैं। कई जगह उन्होंने ये किया। जब दलितों को स्वयंभू गोरक्षक पीट रहे थे, मार रहे थे, तब भी नहीं मुंह खुला था नरेंद्र मोदी का, और वो विनती कर रहे थे। बहुत लंबे समय के बाद उन्होंने जो बोला कि मेरे दलित भाइयों को मत मारिए, मुझे गोली मार दीजिए। अब ये प्रधानमंत्री बेबस लाचार नहीं है। दरअसल जो उन्होंने अपनी किताब कर्मयोग में लिखा था, एक सवाल उन्होंने पूछा था उस किताब में कि जो सफाई कर्मी हैं वो सदियों से मल क्यों ढोल रहे हैं, क्यों सफाई कर रहे हैं, और खुद ही उसका जवाब लिखते हैं कि कोई उनसे जबरन नहीं करवा रहा है। दरअसल इससे उन सफाई कर्मियों को, उन दलितों को आध्यात्मिक सुख मिलता है। और मैं आपके यहां भी राजीव जी कई बार कह चुका हूं कि अगर ये आध्यात्मिक सुख है तो फिर मोहन भागवत से लेकर के अमित शाह और नरेंद्र मोदी इससे क्यों वंचित हैं? इस सुख को उन्हें उठाना चाहिए। तो दरअसल आप उस काम को महिमा मंडित करते हैं और सारे आपने वे प्लेटफॉर्म खत्म कर दिए जहां से दलितों पिछड़ों के उत्थान का रास्ता निकलता है। आपने दलितों के बच्चों को पुश आउट कर दिया। पिछले 10 साल में राजीव जी जो ड्रॉप आउट है वो 100% बढ़ा है, और इसको मैं ड्रॉप आउट नहीं कहता हूं, ये पुश आउट है। सरकारी नौकरियां खत्म कर दी ताकि वो लोग अपने इस काम को, पारंपरिक काम को करने के लिए मजबूर हो। और मोदी जी तो उस गुजरात से हैं, लंबे समय तक वो मुख्यमंत्री रहे जहां पर आज भी 150 गांव में दलितों को मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता है। गाजे बाजे के साथ जिन्हें नरेंद्र मोदी ने अपना राष्ट्रपति बनाया था, वो रामनाथ कोविंद 2-2 मंदिरों के बाहर से लौटाए जाते हैं, मंदिर में दर्शन नहीं कर पाते वो, क्योंकि वो दलित। ये मानसिकता है भारतीय जनता पार्टी की, उसके नेताओं की, और वो उस आरएसएस से निकल करके आए हैं, उस विचारधारा के हैं जिसके गोलबलकर की तरफ मैंने इशारा किया, और वही वो स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये भूल गई है कि डॉक्टर अंबेडकर के संविधान ने, गांधी, नेहरू, भगत सिंह, मौलाना अबुल कलाम आजाद के संकल्पों ने, जो स्वाधीनता आंदोलन के दौरान जो मूल्य पैदा हुए और संविधान के जरिए जो राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित हुआ, उसका मुख्य उद्देश्य था सामाजिक आजादी, सामाजिक लोकतंत्र स्थापित करना, जिसकी तरफ यह देश बढ़ रहा है, लगातार आगे जा रहा है जी। और ऐसे में उस बहुसंख्यक तबके के साथ अगर आप आज भी अपमान करते हैं, ये जो अपमान की यातना है, यह कोई अनुराग ठाकुर नहीं महसूस कर सकता। यह इस देश का करोड़ों दलित और पिछड़े तबके के लोग महसूस करेंगे और महसूस कर रहे हैं।
और ये इतना भारी पड़ने जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जो आज ये वीडियो लगा रहे हैं, कल को माफी मांगने की भी स्थिति में नहीं रहेंगे। इतना भारी ये पड़ने जा रहा है। तो ये अनुराग ठाकुर ने अपने पैर पर नहीं कुल्हाड़ी मारी है राजीव जी, कुल्हाड़ी पर ही पैर मार दिया है जी। और ये इशू, ये मुद्दा बड़ा होने जा रहा है और अब जातीय जनगणना को कोई रोक नहीं सकता। और भारतीय जनता पार्टी जितनी बड़ी ये गलती कर रही है, मैं इसमें एक बात जोड़ दूं कि कांग्रेस पार्टी ने मंडल आयोग की सिफारिशों को नहीं लागू करके जो गलती की थी, वो गलती आज भारतीय जनता पार्टी जातीय जनगणना नहीं करा करके कर रही जी। और ये गलती बहुत भारी पड़ने जा रही है। और उस पर राहुल गांधी से यह पूछना, जो व्यक्ति आज दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के दिलों में राज कर रहा है, जिस व्यक्ति को आज अल्पसंख्यक अपना संरक्षक मान रहा है, जो न्याय की बात कर रहा है, उस राहुल गांधी को गाली देना भारतीय जनता पार्टी के समूचे अस्तित्व पर बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। अनुराग ठाकुर अब स्मृति ईरानी बनने जा रहे हैं। पहले स्मृति ईरानी को लगाया गया था राहुल गांधी पर अटैक करने के लिए, अब अनुराग ठाकुर बन रहे हैं। और इसीलिए मैंने कहा ना कि ये बहुत भारी पड़ने जा रहा है। जी राजीव जी जी बिल्कुल, बहुत भारी पड़ सकता है ये पूरा का पूरा मामला। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी भाषण को एंडोर्स कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं लोगों के बीच की। इसे सुनिए और ये बहुत ही शानदार भाषण है। खैर, लेकिन इस पर क्या कुछ कहेंगे डॉक्टर दीपक पाचपोर जी? क्या राजनीति करवट ले चुकी है और यहां से नरेंद्र मोदी जिस दिशा में अपनी पार्टी को ले जाना चाहते हैं, क्या वो दिशा घातक नहीं है उनके लिए? देखिए राजीव जी, जिस प्रकार से अनुराग ठाकुर का भाषण था और उसको प्रधानमंत्री मोदी ने एंडोर्स किया है, इसका मतलब है कि जाति जनगणना के ही बारे में नहीं, पूरी जाति व्यवस्था के बारे में भारतीय जनता पार्टी की राय क्या है वो बहुत साफ तौर पर उजागर हो गई है। ये निश्चित रूप से पूरी मनुवादी व्यवस्था पे चलने वाली पार्टी है। ये अक्सर कहा जाता था और कई बार ये होता था कि मोदी ये बताने की कोशिश करते थे कि देखिए मैं पिछड़ी जाति का हूँ, मैं बहुत गरीब परिवार से आया हूँ, प्रधानमंत्री बन गया हूँ वगैरह वगैरह। तो अक्सर या तो विक्टिम कार्ड खेलते थे या उसका फायदा उठाने की कोशिश करते थे। लेकिन आज उन्होंने ये बता दिया है कि अंततः वो जो है वो सवर्णों के साथ है। अनुराग ठाकुर की जगह और कोई दूसरा होता तो हम उसको दूसरे तरीके से सोचते, लेकिन अनुराग ठाकुर खुद है जो कथित ऊंची जाति से आते हैं। तो वो अगर कहते हैं, इसका मतलब है कि आप तमाम जो कथित निचली जातियां हैं जो इस व्यवस्था के अंतर्गत बनाई गई हैं, उन सब को आप हिकारत की दृष्टि से देखते हैं। आप राहुल की जाति को क्यों पूछते हैं? इसलिए पूछते हैं कि उनके जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है उससे आप नफरत करते हैं। अक्सर आप देखिए कि कई बार होता है, हम उसको सोशल मीडिया पर भी देखते हैं कि किस प्रकार से उनका जो इटालियन बैकग्राउंड है इनका, उनकी माताजी सोनिया गांधी का, उसे लेकर बात होती है। तो हमारे यहाँ जो है तमाम तरह के जो बहुत सारे अभियान चलाए गए थे, कभी जनेऊ तोड़ो अभियान चलाया गया, कभी मनुवादी व्यवस्था को हटाने की बात हुई, जाति पाति तोड़ो, ये सारे जो अभियान है, इसका मतलब ये है कि जो जातीय सुधार या जो कुछ भी सामाजिक सुधार इस देश में किए गए थे, भारतीय जनता पार्टी को वो कभी भी रास नहीं आए। और आज उन्होंने ये साबित कर दिया कि हाँ, हम मनुवादी व्यवस्था को जो है वो हम स्वीकार करते हैं और हम इसको एंडोर्स करेंगे। एक वाक्य जो है केवल राहुल गांधी से उसकी जाति पूछना जो है, अनुराग ठाकुर ने बता दिया कि उसकी मानसिकता, उनकी संपूर्ण पार्टी की मानसिकता क्या है। तो ये बात जो है देश के सामने जाएगा, निश्चित रूप से जाएगा। अब देखना यह है कि जातिगत जनगणना की मांग तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, यहां तक कि आपके एक सहयोगी जो है नीतीश कुमार जो है, जेडीयू है, वो भी इसकी बात करते रहे। तो इसका मतलब यह है क्या उन्हें भी अपनी जाति का पता नहीं है क्या? आपने सीधे राहुल गांधी को ऐसा नहीं कहा है, लेकिन आपने ये कहा कि जातिगत जनगणना की मांग वो कर रहे हैं जिनको अपनी जाति का पता नहीं। तो आपने एक तरफ से बहुत बड़े वर्ग को भी अपने साथ ले लिया। अब ये उनके सोचने की बात है। इसका असर बिहार में क्या होता है, इसका असर जो है खुद जेडीयू का जो नेतृत्व है वो किस प्रकार से लेता है, ये देखने की बात होगी। क्योंकि जातिगत जनगणना की बात सबसे पहले बल्कि जो है वो तो नीतीश कुमार ने उठाई थी, बहुत पहले उठाई थी। हालांकि हमारे देश में मांग लंबे समय से है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उसको उतनी भागीदारी सत्ता में मिलनी चाहिए। इनकी नाराजगी इस बात से भी लेके है
कि कल जिस प्रकार से राहुल गांधी ने पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी के चक्रव्यूह को काटा है, जिस प्रकार से वो उसके कारण ज्यादा परेशानी है, जिस प्रकार से उन्होंने किसानों की समस्या के बारे में, अग्निवीरों के बारे में, रोजगार के बारे में, इसके साथ साथ जो A1 और A2 की जो बात कही है, उसकी नाराजगी निश्चित रूप से सबसे ज्यादा है, क्योंकि वो सबसे दुखती रग है भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार की। उसके बाद अब उन्होंने एक और तस्वीर दिखाई थी, आप याद कीजिए राजू जी, जिसमें जिन लोगों ने बजट बनाया था, उस बजट को भी आज डिफेंड कर रही थी, अपने अधिकारियों को भी डिफेंड कर रही थी निर्मला सीतारमण आज जब जवाब दे रही थी, उसके बारे में उस तस्वीर को दिखाने की कोशिश की। और हालांकि जब अध्यक्ष महोदय ने कहा ये मत दिखाइए, लेकिन एक झलक तो उन्होंने कैमरे में दिखा दी थी कि ये मुट्ठी भर 20 लोग हैं जिन्होंने बजट को तैयार किया है, और केवल 3% इसमें जो है बजट की हिस्सेदारी है वो ओबीसी या आदिवासी या दलितों के हाथ में है। बाकी सारा का सारा जो बजट है इसके लिए है और किन्होंने तैयार कर दिया है। ये सबसे जो बड़ा हमला हुआ निर्मला सीतारमण पे, उसके कारण जो है निर्मला सीतारमण के भी डिफेंस में आज जो है अनुराग ठाकुर आए हैं। ये बात सही है कि अनुराग ठाकुर अपनी वापस उस कुर्सी को पाना चाहते हैं। कहा जा रहा है कि कुछ समय के बाद जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा मोदी मंत्रिमंडल का, लेकिन मुझे लगता है कि सामान्यतः मोदी साहब की जो कार्यप्रणाली है कि एक बार मंत्री पद से जिसको हटाते हैं उसको सामान्य रूप से वापस नहीं लेते, चाहे प्रकाश जावड़ेकर हो, रविशंकर प्रसाद हो। तो अनुराग ठाकुर को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, उन्हें अपने जो पुराना जो लहजा है वो वापस लाना बहुत जरूरी, तब कहीं शायद जो है आज थोड़ा सा उन्होंने खुश किया है प्रधानमंत्री मोदी को, तो ऐसा लग रहा है कि उनकी जगह थोड़ी सी बन रही है। लेकिन मोदी अगर उन्हें मंत्री वापस बनाते हैं तो ये संदेश और साफ चला जाएगा कि जाति पाति वाला ही समाज जो है भारतीय जनता पार्टी को चाहिए और वैसा ही बनाएंगे। इसका मतलब है कि जातिगत जनगणना जो चाहते हैं उनकी लंबी लड़ाई अभी लड़नी बाकी है। राजीव जी। जी बिल्कुल, लंबी लड़ाई लड़नी बाकी है, लेकिन फंसी हुई मोदी सरकार कहां कहां से है। जब आज सुबह एक तरफ तो हम बात कर ही रहे हैं राहुल गांधी वर्सेस अनुराग ठाकुर की, और अनुराग ठाकुर ने सीधे राहुल गांधी से उनकी जाति या कहें तो राहुल गांधी के शब्दों में कि उन्होंने गाली दी, और वहां से एक बवाल तो मचा हुआ है ही। राहुल गांधी अखिलेश यादव दोनों अपनी अपनी बात रखते हुए और उस बात को आगे बढ़ाते हुए अब नरेंद्र मोदी आ गए हैं सीन में, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन एक चर्चा और भी हुई, और वो चर्चा थी सुबह जब अखिलेश यादव भाषण दे रहे थे, जिसका जिक्र कर रहे थे शकील अख्तर जी। पहले उस भाषण के एक अंश को सुनाना चाहता हूं, और कैसे तिल मिलाए हुए हैं यहां सामने तो थे अनुराग ठाकुर, क्योंकि टोका टाकी वही कर रहे थे, लेकिन पूरी की पूरी बीजेपी कैसे तिल मिलाई हुई है, कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खासकर अमित शाह परेशान हैं एक इंसान से, और नाम है योगी आदित्यनाथ। जरा उसी पर जो भाषण दे रहे थे अखिलेश यादव, सुनिए। आपका समय सभापति हो गया है, मैं कंप्लीट करिए। सभापति महोदय, मैं इसलिए नहीं कह रहा, मैं क्या बात कहना चाहता हूँ, शायद मंत्री जी नहीं रहे इसलिए तकलीफ परेशानी ज्यादा है। और आप अरे हमारा दर्द नहीं समझोगे, हम आपका दर्द चेहरे से पढ़ते हैं। अच्छा दर्द मैं बताता हूँ, माननीय सदस्यों से मैं आग्रह कर रही हूँ, सभापति महोदय दर्द मैं बताता हूँ, बजट पर चर्चा करिए, प्लीज बजट पर सभापति जी दर्द में बताता हूं। देखिए दर्द बात पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश से जब से हारे हैं तब से कोई नमस्कार नहीं कर रहा है, तकलीफ वो है आपको। कंप्लीट करिए। वो वीडियो हमने देखा है कि कोई किसी को नमस्कार नहीं कर रहा है, कोई किसी को देख नहीं रहा है। चलिए धन्यवाद माननीय। और जो अपने आप को बहुत ताकतवर कहते थे, बहुत ताकतवर कहते थे आप अपने आप को, जिसने हराया उसको नहीं ये हटा पा रहे हैं। अब बात समझ में नहीं आई ना? माननीय जिसने हराया उसको नहीं हटा पा रहे। और अगर सभापति महोदय अग्निवीर व्यवस्था समाजवादी लोग स्वीकार ही नहीं कर सकते, आप बजट पर पूरी अपनी बात सभापति रखिए। महोदय अग्निवीर स्वीकार नहीं कर सकते। आप अपनी जब भी चर्चा हम रखिए, सत्ता में आएंगे, साल 2 साल, ये चलने वाली सरकार नहीं है, गिरने वाली सरकार है, याद रखना आप। माननीय सदस्य, और देखिए आप क्यों नहीं समझ रहे हो, साइकिल हमारा चुनाव चिन्ह है, साइकिल ही आपको सरकार चलवा रही है। जिस दिन साइकिल हट गई आप कहां बैठे मिलोगे। और दूसरे हमारे साथी हैं जो हमें लेकर के यहाँ लाए थे, माननीय हम यहाँ छूट गए।
तो सीधा सीधा वार करते हुए शकील जी सुन रहे थे बिल्कुल। और लेकिन जिस फोटो जिस वीडियो जिस विजुअल का जिक्र कर रहे थे, जरा उसको भी ले आते हैं कि नरेंद्र मोदी अमित शाह आते हैं और वहीं पर वो विजुअल आप लोगों ने देखा, जरा ले आइए उस तस्वीर को जिसमें जो मुख्यमंत्री परिषद की जो बैठक हुई, उस बैठक के बाद तस्वीर, फोटो ऑप, और वहां पर क्या कुछ हुआ जो पिछले 3 दिनों से काफी वायरल है, काफी वायरल है। जरा इसी बीच ले आइए जहां अनुराग जी दिखाई दे रहे हैं, उस तस्वीर को ले आइए जहां ये देखिए, आगे आगे अमित शाह जी, पीछे राजनाथ सिंह जी। अब देखिए यहां हाथ जोड़ रहे हैं किसको? योगी आदित्यनाथ। और कहां बैठने के लिए कह रहे हैं, देख लिया आपने? ये देखिए, ये जरा एक बार और देख लीजिए ये। और इसके बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, जरा ये भी देख लीजिए। ये सब आप लोगों ने देखा है। प्रधानमंत्री जी आगे बढ़ रहे हैं, देखिए एक आदमी हाथ नीचे रखे हुए, देखिए वो अकेला एक आदमी है जो प्रणाम नहीं कर रहा है। यही सब तो कह रहे थे, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहे। जो यहां पर अखिलेश यादव कह रहे थे और कैसे राजनीति बदल रही है और कैसे यहां परेशानियां बढ़ रही हैं, कैसे यहां अनुराग ठाकुर जो बातें कह रहे हैं, अब चलो उसी को मसाला, वही मसाला मिल गया और उसको अब आप सार्वजनिक करो, आप उसको अपने हैंडल से, ट्विटर हैंडल से आप जहां जहां प्रसारित करना है कर दीजिए, लेकिन बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी और दूर तलक जा चुकी है। और एक छोटी एक बाइट और सुनाऊंगा, फिर आप सबके बीच आता हूं। अभी अभी कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने राहुल गांधी की जात बता दी है। राहुल गांधी किस जात के हैं, जरा सुन लीजिए बीजेपी के लोग, सुन लीजिए अनुराग ठाकुर। पवन खेड़ा को सुन लेते हैं क्योंकि प्रवक्ता यानी आधिकारिक बयान कांग्रेस की तरफ से आधिकारिक बयान क्या आया है वो भी देख लेते हैं, फिर शकील जी के पास आते हैं। जरा इसको सीधा कर लीजिए, उल्टा है और सिंपल और बहुत जरूरी है कि कांग्रेस की तरफ का बयान कि राहुल गांधी किस जात के हैं, जरा ये देख लेते हैं, आइए। आज संसद में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री अनुराग ठाकुर ने जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल राहुल गांधी जी के लिए किया, वो शब्द आज पूरे देश के कान में गूंज रहे हैं। देश का हर व्यक्ति उससे हतप्रभ है और नाराज है और दुखी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा भी लोगों के सामने आ गया है। ये मानसिकता सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की ही हो सकती है कि एक ऐसे आदमी के लिए इस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल करें जो एक शहीद परिवार का बेटा है। उनसे ये पूछा जाए कि आपकी तो जात का ही पता नहीं है, हम बताते हैं राहुल गांधी की जात क्या है। राहुल गांधी के पिता का नाम है शहीद और राहुल गांधी की जात है, इस परिवार की जाति है शहादत। ये अनुराग ठाकुर को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को और भारतीय जनता पार्टी को कभी समझ में नहीं आ सकता। खैर, आप जितनी गालियां देना चाहें दे दीजिए, हमें आपकी माफी नहीं चाहिए, ना आप माफी मांगेंगे ना हमें आपकी माफी चाहिए। भारत में जाति जनगणना होकर रहेगी, आपको जितनी चाहे उतनी गालियां आप गांधी परिवार को दे दीजिए, कांग्रेस पार्टी को दे दीजिए, राहुल गांधी को दे दीजिए। ये लड़ाई जारी रहेगी, न्याय होकर रहेगा। जय हिंद। शकील जी, दोनों तस्वीरें आपके सामने, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, राहुल गांधी कहते तो ये है कि डरो मत, मगर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डरा दिया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनुराग ठाकुर के पीछे खड़े हो गए। देश के प्रधानमंत्री के लिए या जो अखिलेश यादव कह रहे थे कि बहुत मजबूत आदमी थे वो, ये अच्छी बात नहीं है। आज जिस तरह से उन्होंने अनुराग ठाकुर के उस भाषण को समर्थन दिया है जो उन्होंने लोकसभा में दिया, और जिसे जो है लोकसभा के उस समय के सभापति जगदंबिका पाल ने यह कह दिया कि कोई जाति नहीं पूछ सकता, जाति नहीं पूछ सकता, लेकिन उसको प्रधानमंत्री देश के एंडोर्स कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सुन लीजिए मेरे यंग साथी का यह भाषण। तो इसका मतलब यह हुआ कि प्रधानमंत्री जी जो है अब कोई भी फैसला खुद नहीं ले पा रहे हैं, और राहुल गांधी ने कल जो उन्हें चैलेंज किया था उससे वो बुरी तरह विचलित हो गए। राहुल गांधी ने जो कल प्रधानमंत्री के लिए कहा था वो शायद प्रधानमंत्री ने इससे पहले कभी नहीं सुना था। राहुल गांधी ने कहा था कि मैं एडवांस में बता रहा हूं कि आज मेरे सामने नहीं बैठे हैं
और कभी भी जब मैं इस सदन में बोलूंगा, प्रधानमंत्री मेरे सामने टिक नहीं सकते, मेरे सामने बैठ नहीं सकते। तो आज प्रधानमंत्री अनुराग ठाकुर के पीछे चले गए। और अनुराग ठाकुर ने क्या कहा? अनुराग ठाकुर ने जो कहा है वो बात पूरी दुनिया जानती है। पूरी दुनिया में इस परिवार का एक ही परिचय है, हिंदुस्तानी, भारतीय, इंडियन। आज भी दुनिया नेहरू के नाम से, इंदिरा गांधी के नाम से, इस परिवार के नाम से जानी जाती है। कोई भी भारतीय जाता है विदेश, अभी भी, पहले भी जाता था, अभी भी वो पूछते हैं इस परिवार के बारे में। और जहां तक राहुल गांधी का सवाल है, तो शायद परसों या उससे पहले उस दिन हमने कहा था, जिस दिन राहुल गांधी रामचेत से मिलके आए थे और रामचेत के पास बैठे हुए थे, तो उस दिन हमने कहा था कि हिंदुस्तान में हमारे यहां डी क्लास होना मुश्किल है। वो सभी जगह है, डी क्लास होना एक मुश्किल काम है। अपने वर्ग से नीचे आना, अपनी आर्थिक स्थिति से नीचे आना, उस सोच में आना, गरीब के बारे में सोचना, उसे कहते हैं डी क्लास होना। कि अमीर आदमी थोड़ा मध्यम वर्गीय आदमी गरीब के बारे में सोचे। लेकिन इस देश में डीकास्ट होना बहुत मुश्किल है, कि उन जातियों के साथ खड़े हो जाना जिन जातियों को समाज ने कभी भी बराबरी का दर्जा नहीं दिया। और आज ये बात साबित हो गई। हम यह कह रहे हैं कि आज हम इस बात से पूरी तरह मुतमईन हैं, पूरा विश्वास है कि राहुल जो है डीकास्ट हो चुके हैं। राहुल की कोई जाति नहीं है। राहुल की जाति आप क्या पूछ रहे हो? राहुल की जाति तो हिंदुस्तान की जाति है। और राहुल इसीलिए इतने आत्मविश्वास के साथ यह बात कह सकते हैं कि आप दलित की, आदिवासी की, पिछड़े की और गरीब सवर्ण की भी, कल कहा राहुल ने, गरीब सवर्ण भी चाहता है, उसकी भी गणना आप करो। तो राहुल तो सबकी गणना चाह रहे हैं। तो आज जो अनुराग ठाकुर ने कहा है वो बात बहुत उल्टी पड़ने वाली है। और अनुराग ठाकुर को तो क्या पड़ेगी, खैर बहुत छोटे खिलाड़ी हैं वो, ये बात पड़ेगी नरेंद्र मोदी जी को उल्टी। नरेंद्र मोदी जी ने अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लिया। अनुराग ठाकुर ने जो कहा उससे बीजेपी का नुकसान हुआ था, और इंडोर्स करके नरेंद्र मोदी ने खुद अपना व्यक्तिगत नुकसान कर लिया। अब पूरे देश में मैसेज चला गया है इस बात का कि राहुल गांधी को मछली की आंख की तरह, बहुत बड़ी बात है ये। सारे मुद्दे एक तरफ, एक मुद्दा। अब तो राहुल गांधी ने कह दिया ना, वन एंड ओनली प्रोग्राम, इसके अलावा कोई एजेंडा नहीं है कांग्रेस का, इसके अलावा कोई एजेंडा नहीं है राहुल का। जाति गणना, जातिवार गणना। और मोदी जी उसके खिलाफ खड़े होकर अनुराग ठाकुर के साथ खड़े हो गए हैं कि पहले राहुल गांधी की जाति मालूम करना है। कर लीजिए राहुल गांधी की जाति। अभी पवन खेड़ा ने बता दी, अच्छी बताई उन्होंने। शहीद, भारतीय, हिंदुस्तानी, इंडियन और हिम्मत वाली, ताकत वाली, किसी से नहीं डरने वाली। यही तो हिंदुस्तान की पहचान है दुनिया भर में। आप विश्वगुरु झूठे बनते हो, तो हिंदुस्तान की पहचान तो यही है दुनिया में। दुनिया अगर भारत का सम्मान करती है तो गांधी की वजह से, जिन्होंने अहिंसा का मंत्र दिया पूरी दुनिया को, कि अहिंसा के जरिए उन्होंने डर पे जीत प्राप्त की है। भारत की पहचान वही तो है। और आज जो है, जो अनुराग ठाकुर ने किया है, तो वो एक ऐसी प्रतिक्रिया थी जो छोटी थी, छोटे काम के लिए थी, एक मंत्री पद के लिए थी, नरेंद्र मोदी जी के निगाहों में चढ़ने के लिए थी। मगर मोदी जी ने जो किया है वो बहुत ही भयानक है। वो हमें अभी विश्वास नहीं हो रहा कि मोदी जी ऐसा ट्वीट कर सकते हैं। अगर मोदी जी ऐसा ट्वीट करते हैं तो आप समझ लीजिए, जिसे वो जापानी में कहते हैं हाराकीरी। अभी तक हम सब ये कह रहे थे कि सरकार चलेगी या नहीं चलेगी, अब शायद ये कहा जाने लगेगा कि सरकार शायद थोड़ा कुछ समय ज्यादा चल जाए, लेकिन मोदी जी प्रधानमंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे, बीजेपी को अपना फैसला करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। देखिए, ये जो है नरेंद्र मोदी जी ने प्रतिक्रिया स्वरूप कहा है, और प्रतिक्रिया डर की प्रतिक्रिया है। राहुल के खिलाफ कल तक ये लोग कहते थे कि पप्पू है, कुछ जानता नहीं है। आज आप देख रहे होंगे, कल रात से ये बात शुरू हो गई थी जब राहुल का भाषण हुआ था, कि ये बड़ा खतरनाक आदमी है, ये देश तोड़ रहा है। उसी लाइन पे आज अनुराग ठाकुर ने अपना भाषण दिया है
डरा हुआ आदमी किस तरह से अपने रूप बदलता है, यह आज बीजेपी ने बता दिया। और बीजेपी का जो चेहरा है, जो फेस है, वो तो नरेंद्र मोदी है। मोदी जी को बीजेपी उसी तरह हटा के कोने में कर देगी जिस तरह अडवाणी जी को किया, जिस तरह उमा भारती जी को किया, तोगड़िया को किया, विनय कटियार को किया। बीजेपी के अंदर भी तो ये सारी बातें शुरू हो गई है कि भाई अभी 3 राज्यों में चुनाव होना है, कौन जिताएगा। मोदी जी तो बैकफुट में जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। अनुराग ठाकुर जैसे छोटे मोहरे के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं। अरे अगर मोदी जी को कुछ जवाब देना था नरेंद्र मोदी का, तो अभी तो सदन चल रहा है, कल बोलते, परसों बोलते, आज ही बजट में बोलने आ जाते और कल राज्यसभा में जवाब है। कल बजट के ऊपर आज निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में जवाब दे दिया, कल राज्यसभा में जवाब है, तो वहां निर्मला सीतारमण से पहले वो बोल सकते हैं जैसा अनुराग ठाकुर बोले, राहुल को जवाब दे सकते हैं, लेकिन वो नहीं दे पा रहे, हिल गए हैं वो अंदर से। देखिए, नरेंद्र मोदी जैसे नेता जो होते हैं वो सिर्फ तभी तक कारागर होते हैं जब तक उनकी गुड्डी चलती है, बिल्कुल उनका वक्त चलता है। नेहरू ऐसे नेता हुए, गांधी ऐसे नेता हुए, इंदिरा गांधी ऐसी नेता हुई जो हर हाल में नेता रहे, कमजोरी में भी, परेशानी में भी। राहुल गांधी भी वैसे ही नेता है। 20 साल में क्या क्या नहीं खेला राहुल गांधी ने, लेकिन वो विचलित नहीं हुए, डरे नहीं। क्यों? क्योंकि वो इश्यू की राजनीति कर रहे थे, वो देश की जनता की राजनीति कर रहे थे जी, वो प्रतीकों की राजनीति नहीं कर रहे थे। तो आज की तारीख में ये हम कह सकते हैं कि मोदी जी जो है वो अब डरे हुए हैं और राहुल जो है उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गए हैं। राहुल से वो कैसे निपटे ये उनकी समझ में नहीं आ रहा, तो कह रहे हैं अनुराग भैया तुम ही निपट लो। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। यहां पर क्या नरेंद्र मोदी फंस गए हैं, क्या बीजेपी फंस गई है या बीजेपी को नरेंद्र मोदी ने फंसा दिया है? प्रशांत टंडन जी। जी राजीव जी, देखिए जो बात शकील जी ने कही मैं उसी को इंडोर्स करता हूं, लेकिन अगर नरेंद्र मोदी जी ये न्यूज पॉइंट देख रहे होते अगर, या कोई उनको बता देता तो शायद ये ट्वीट ना करते, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं वो थोड़ा गहराई में जाके करते हैं, इसके पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस के बारे में करते हैं। इसने ये कहा, उसने ये कह दिया से आगे जाके बातें करते हैं। तो एक बड़ी, अभी तक तो हम ये कह रहे थे कि अनुराग ठाकुर का सेल्फ गोल है, अब ये नरेंद्र मोदी का सेल्फ गोल है। और इन्होंने क्या किया है राजीव जी कि जातिवार जनगणना को, जो कि एक यूजुअल पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग का हिस्सा था, भाषणों का हिस्सा था, कांग्रेस के मैनिफेस्टो का हिस्सा था, उसको सेंट्रल स्टेज पे ला दिया, उसमें गर्मी पैदा कर दी जी, उस पर अब आंदोलन होंगे। आज जो कर दिया अनुराग ठाकुर ने, और मैं फिर कह रहा हूं राजीव जी कि वो लिखा हुआ भाषण था, और नरेंद्र मोदी का रीट्वीट भी बताता है, उनके एंडोर्समेंट बताता है कि सरकार और पार्टी की राय जातिवार जनगणना से इतर है, जातिवार जनगणना नहीं कराना चाहते। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अनुराग ठाकुर का वो बयान एक बार और सुनवाएं। क्यों मैं आग्रह कर रहा हूं राजीव जी, उन्होंने राहुल गांधी पे अटैक किया, एक बात है, उस जातिवार जनगणना पे वो बोल रहे हैं, एक बार भी कमिटमेंट नहीं है कि वो कराने जा रहे हैं या उसके पक्ष में है। तो ये जो है बीजेपी ने जो है बड़ा सेल्फ गोल किया है, और इस सरकार की जो आयु है उसको आज जो है उन्होंने कम कर दिया। जी आइए जरा सुन लेते हैं जो आप कह रहे हैं, सुन लेते हैं जरा फिर से उसको लेके आइए, अनुराग ठाकुर के उस बयान को, वक्तव्य को, जिसमें वो जाति पर बात कर रहे हैं और सीधे राहुल गांधी पर वार कर रहे हैं। सुनिए। जी सर, जी ओके, ठीक है, निराधार है सर। ओबीसी की बात, जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है।
सभापति जी, आपने जो आप बैठ जाए। माननीय अखिलेश जी, आपने जो बात उठाई है मैं उसको दिखवा लूँगा। मैं आपकी बात को ले रहा हूँ। उन्होंने जो बात कही है, आप जो विरोध कर रहे हैं मैं उसको दिखवा लूँगा। आपने जो बात कही उसको मैं दिखवा लूँगा। तो सुन लिए प्रशांत जी, आप कह रहे थे जी। देखिए कि वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं ओबीसी की बात बहुत की जाती है, जातिवाद जनगणना की बात की जाती है, कराएंगे नहीं कराएंगे, पक्ष में है विरोध में है, ये गोल मोल कर गए और सीधे राहुल गांधी पे हमला कर दिया। तो इसका मतलब है कि एक संदेश जो है उन्होंने दे दिया कि हम उसके पक्ष में नहीं है, और नरेंद्र मोदी ने उनको इंडोर्स करके एक बड़ी गलती की है। मुझे लगता है कि बीजेपी के अंदर अच्छे जो दिमाग है वो शायद अभी नहीं है, और जब होता है कि समय खराब आता है तो फिर ऐसे ही आता है खराब, कि पॉलिटिकल विजडम अगर होता तो इस मामले पे, अगर इसको भारत के समाज की संरचना मालूम है, उसको भारत के समाज का इतिहास मालूम है, वो ऐसी हल्की बात नहीं करता। तो लिख कर लाए वो भाषण, ये और सेंट्रल स्टेज पे ला दिया। आप देखिए कल से क्या होता है। राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ जाति आधारित जनगणना तो थोड़ा किनारे कीजिए, जनगणना कब होगी हमारे देश में, यही बता दे पहले बीजेपी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 10 साल से बीजेपी है और 2021 में जनगणना जो 10 साल में करवाते थे, तो 2021 में करवाना चाहिए था। 21 में 20-21 कोरोना काल रहा, उसके कारण अब 24 तक में आप अभी तक इस बारे में बात ही नहीं करते हैं। 2026 में डिलिमिटेशन भी होना है देश में, तो 26 में जो डिलिमिटेशन होना है वो 21 के जनगणना के आधार पर होना था, लेकिन 21 का जनगणना है कहाँ। अभी अभी मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसी मसले पर ट्वीट किया है, जरा उस ट्वीट को ले आते हैं, फिर अनिल सिन्हा साहब के पास आते हैं। ट्वीट है कि हाँ, मैं भारतीय हूं और दलित हूं, लेकिन मुझे नहीं पता कि हम कितने हैं। हाँ, मैं आदिवासी हूं, लेकिन मुझे नहीं पता कि हम कितने हैं। हाँ, मैं ओबीसी हूं, लेकिन मुझे नहीं पता कि हम कितने हैं। आज हम सभी को यह आंकने की जरूरत है कि इस देश की तरक्की में हमारी कितनी भागीदारी है। बीजेपी आरएसएस वालों की हमसे ये छिपाने की साजिश है, ताकि वो हमें पिछड़ा रख सकें और षड्यंत्रकारी बहानों से आरक्षण छीनकर हमारे अधिकारों पर कब्जा जमा सकें। बीजेपी आरएसएस का विश्वास मनुस्मृति पर है, बनिस्पत बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान पर रत्ती भर भी नहीं। वो इस देश पर 5000 साल पुराना सामाजिक शोषण जारी रखना चाहते हैं। जाति जनगणना समय की जरूरत है। मल्लिकार्जुन खड़गे आज सीधे खुलकर अपनी बात रखते हुए यहां दिखाई सुनाई पड़ रहे हैं। अनिल सिन्हा साहब, ये देखिए, मैं राहुल गांधी ने कहा था कि चक्रव्यूह उनका है, लेकिन मुझको लग रहा है कि जो वैचारिक विचारधारा का चक्रव्यूह उन्होंने घेर में फंसा दिया आरएसएस को, वो तो वही वो आइडियोलॉजिकल ट्रैप जो है, सोशल जस्टिस वर्सेस ये जो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स है, वो उन्होंने उसमें उसको फंसा दिया। उससे वो निकल सकते थे, लेकिन जो आरएसएस का जो की नई लाइन है कट्टर हिंदुत्व की, इसके कारण वो निकल नहीं पाए। और आज लाचार मुझको लग रहा है प्रधानमंत्री जी, जो कल बेचारे वाली बात हो रही थी, वो आज जो भी हो, लेकिन बेचारगी उनकी साफ झलकती है। इसमें एक चीज मेरी समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग उसको क्लैरिफाई करिए, कि जो एक्सपंज हो गया है वो भी उसमें है। मैं अभी देख रहा था उनके ट्वीट में, वो पूरा वीडियो है उसके भाषण का, पूरा क्लिप। वो कैसे प्रधानमंत्री का मतलब ये कार्यालय जो भी उनका जिसने इसको किया है, उनको एक अलग मतलब पार्लियामेंट्री ये में फंसा दिया है, उसमें भी विवाद होगा, क्योंकि वो उसको एक्सपोज कर दिया है ये पीठासीन सभापति ने, और उसको उन्होंने जो है ट्वीट किया है। मुझको लग रहा है क्या कि जो राहुल गांधी जिस दिशा में ले जाना चाहते थे पोस्ट इलेक्शन पॉलिटिक्स को, उस दिशा में ले जाने में सफल हुए, और बहुत ही मतलब खूबसूरती के साथ उनको वहां ले आए अपने मैदान में।
जो कि मुझको इतने ये होंगे, मतलब ना समझ कहना ठीक होगा कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन पॉलिटिक्स का इस तरह से डिरेल हो जाएगा इसका अंदाजा मुझको भी नहीं था, क्योंकि हम लोगों को ये भरोसा रहा है कि आरएसएस मतलब चाल चलने में, या बीजेपी या नरेंद्र मोदी या अमित शाह के बारे में हम लोगों का जो एक मतलब 10 साल में जो परसेप्शन हुआ कि एक नई कोई चीज ले आए, उसमें आपको फंसा दिया या आप उसमें उलट गए। यहाँ तो जस्ट उल्टा दिख रहा है कि एक आइडियोलॉजिकल ट्रैप उन्होंने बिछाया राहुल गांधी ने, और राहुल गांधी ये इसमें फंस गए, और इसीलिए राहुल गांधी वो उसको नहीं ले गए। देखिए इसमें बहुत मतलब मैच्योर्ड जिसको कहते हैं पॉलिटिकल सेंस है कि इन्होंने वो कि व्यक्तिगत हम माफी मांगो, हमारी जाति पूछी, उसको उन्होंने उस दिशा में जाने ही नहीं दिया कि एक इंडिविजुअल सेंटर में रहे, इशू सेंटर में आ गया। अब इसको अब मुझको लग रहा है कि इसको आगे मतलब डैमेज कंट्रोल जो मैं पहले कह रहा था वो अब करना बहुत मुश्किल है। एक यूनिटी अभी आप देख रहे हैं जो खड़गे ने तो और उससे आगे का बयान दिया। मैं तो पहले से भी मानता हूं कि सबसे जो मैच्योर पॉलिटिशियन अभी हिंदुस्तान में है, सिर्फ ट्रैक मतलब जो उनका जो पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड है उसको छोड़ दीजिए, एज ए पॉलिटिशियन भी काफी सधे हुए हैं। अब उन्होंने सारे इश्यूज उठा दिए जो जाति जनगणना से जुड़ा हुआ है। अब अभी आप समझ लीजिए कि ये नैरेटिव को किसी भी तरह से रोक नहीं पाएंगे। जो ये हो डिमोन्स्ट्रेशन हो, प्रोटेस्ट हो, वो तो होंगे ही, सोशल मीडिया में भी होगा। ये जो आइडियोलॉजिकल चैलेंज राहुल गांधी ने कांग्रेस के सामने फेंका है, उसका सामना करने की मतलब मुझको क्षमता दिख नहीं रही है, क्योंकि उन्होंने जो चुना जिस आदमी को, वो आदमी का कोई मतलब ऐसा रिकॉर्ड नहीं है जिसमें कि रिकॉन्सिलिएशन जिसको आप कहते हैं, जिसमें कि समन्वय का कोई सेंस हो। इनको जरूरत ऐसे व्यक्ति की थी जो एक समन्वयकारी भूमिका दिखा सके, ताकि ये जो सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स का चैलेंज जो अखिलेश, राहुल या मल्लिकार्जुन खड़गे तमाम लोग जो दे रहे हैं, उससे ये करते इसका सामना। और नरेंद्र मोदी भी ने इशारा कर दिया है कि वो अब कोई समन्वयकारी पॉलिटिक्स नहीं, जो कट्टर हिंदुत्व की जो पॉलिटिक्स है, जो योगी आदित्यनाथ वहाँ यूपी में कर रहे हैं ऑलरेडी। आज लव जिहाद के बारे में बिल पास हुआ उनका, इसके पहले नेम प्लेट वाला काम किया, तो वही दिशा में होगी। एक तरह से मुझको लग रहा है क्या कि जो आइडियोलॉजिकल बैटल लाइंस जिसको आप बोलते हैं, वो भारतीय राजनीति में राहुल गांधी ने उसको खींच दिया है। अब दोनों दो तरफ में लोग हैं। अब अभी दिलचस्प होगा कि इसमें जो ये है क्या कहते हैं, इसकी लॉन्जिविटी है गवर्नमेंट की, वो कैसे उसको बचा पाते हैं, कितना समय तक टिका पाते हैं, क्योंकि ये काफी सीरियस है। और फिर एमएसपी वाला मामला भी हमको लग रहा है कि ये भी आने ही वाला है। तो हमको लग रहा है कि काफी डिफिकल्ट सिचुएशन में बीजेपी है, और राहुल गांधी को इसके लिए आपको मानना पड़ेगा कि ये जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का जो जिसको कहते हैं, जिसमें जो ये किस तरह से इसको हैंडल करना चाहिए, उसमें भी वो सफल हो गए। अब ये उसको इसका क्रेडिट इनको देना चाहिए, इसके लिए आप बधाई दे सकते हैं, इसमें मुझको कोई मतलब दिक्कत नहीं लग रही। जी जी बिल्कुल, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और उसमें राहुल गांधी बहुत आगे निकलते हुए, और जो जिस कदर उन्होंने इस मसले को वहीं पर शांत किया, और कहते हुए कि मैं इसको शांत करता हूं, ख़त्म करता हूं, कहते हुए, क्योंकि उनके ही साथी कह रहे थे कि माफ़ी मांगो, लेकिन इन्होंने कहा कि मुझे माफ़ी की कोई ज़रूरत नहीं है। ये राहुल गांधी की सहृदयता है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि क्या यहाँ से अब जब एंडोर्स कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस चीज़ को, उस लाइन को, जिस लाइन को एक्सपंज कर दिया गया, हम और आप, और चूंकि वो ऑलरेडी वीडियो है और हम दिखा रहे हैं, तो और तब तक जब तक कि हमारे पास आधिकारिक तौर पर वो ना आ जाए तब तक हम दिखाते हैं, अमूमन यही होता है। लेकिन अगर प्रधानमंत्री और जो ऑलरेडी उस सदन का नेता है, और वो अगर इसे एंडोर्स करते हुए अगर उसको प्रसारित कर रहा है, तो क्या कहेंगे? ये अपने आप में दुखद पहलू है। जरा जल्दी से हेमंत जी आपके पास आना चाहता हूं, क्या कुछ कहेंगे आप? राजीव जी, प्रधानमंत्री जी ने गालीबाज अनुराग ठाकुर के वक्तव्य को उनके जो इंडोर्स किया है, मैं समझता हूं कि वो प्रधानमंत्री जी ने एक बार फिर से इस देश के उन लोगों को गलत साबित किया है जिनको लगता है कि प्रधानमंत्री जी का भरोसा, प्रधानमंत्री जी का विश्वास लोकतांत्रिक मूल्यों में है। प्रधानमंत्री जी को न तो लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास है,
न संसद की गरिमा में उनको भरोसा है। वो चाहते हैं कि संसद एक ऐसी पंचायत बनकर रह जाए जो बेईमानों से भरी हो, जिसमें सिर्फ बेईमानी करने वाले लोग भरे हो, जो तराजू का पलड़ा हमेशा अपने तरफ झुकाए हुए रहने वाले लोग हो, इस तरह बनाना चाहते हैं। और ये साबित हुआ है ना कि इस देश में जब चुनाव प्रचार चल रहा था तो उन्होंने तो चुनाव आयोग की तमाम तरह की संहिताओं का उल्लंघन किया। तो ये ऐसा हो, अगर ऐसा हो रहा है तो प्रधानमंत्री जी इस देश के उन तमाम लोगों को गलत साबित कर रहे हैं जो उनमें थोड़ा भी लोकतांत्रिक मूल्य देखना चाहते हैं। तो आखिरकार ये ले कहां जाना चाहते हैं? ले जाना चाहते हैं इस देश में कि जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, जो जातिवादी ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। इसमें राहुल गांधी से उनको इतनी नफरत है कि उस नफरत के चक्कर में ये उन तमाम इस देश की जो लोकतांत्रिक रवायत है, जो आजादी की लड़ाई से जो हासिल मूल्य हैं, उन मूल्यों के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। और ये अनायास नहीं है, ये उन मूल्यों के खिलाफ तब भी खड़े थे जब यह देश आजाद हुआ था, जब इस देश में संविधान लागू हो रहा था, जब इस देश ने लोकतंत्र का रास्ता चुना था। तो ये उसी दिशा में जाना चाहते हैं कि इस देश में लोकतांत्रिक मूल्यों का मानवर्धन हो, इस देश में लोगों की गरिमा का ख्याल नहीं रखा जाए। तो ये प्रधानमंत्री जी ने तो इसको एक तरह से एक कदम और इसमें वो आग में घी डालने का इन्होंने काम किया है, क्योंकि उनको पता थोड़ी ही नहीं है कि ये स्पंज किया हुआ है। प्रधानमंत्री जी के कार्यालय से अगर किसी चीज को उसको ट्वीट और रिट्वीट किया जाता है तो ऐसा ही नहीं होता है। उसके पीछे ये, और अनुराग ठाकुर सदन में बोलने के लिए आए थे, जो हाथ में जो उनका कागज था उससे लग रहा था कि वो लिख करके लेकर के आया है। वो ऐसा नहीं है कि अचानक उनके मुंह से ये बात निकल गई थी। तो ये बात, और इस संसद ने देखा है, इस देश ने देखा है कि इसी संसद में दानिश अली के साथ क्या हुआ, क्या विदुरी जी के साथ कोई कार्रवाई हुई, क्या नहीं हुई। तो प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह की बातें की चुनाव प्रचार के दौरान, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई क्या? कार्रवाई के नाम पर उनके अध्यक्ष को नोटिस दिया गया था। तो ये तमाम पृष्ठभूमि देखने के बाद आप समझ सकते हैं कि बिल्कुल यह एक वैचारिक लड़ाई की ओर है और एक तलवार की धार पर यह लड़ाई खड़ी है, और आपको इसमें कोई घालमेल नहीं है। इनके पीछे, अनुराग ठाकुर के पीछे जो लोग बैठे हुए थे वो कितनी निर्लजता से हंस रहे थे। अगर ये लोग संवेदनशील होते तो बीजेपी की ओर से तमाम सदस्यों को माफी मांगनी चाहिए थी, कहना चाहिए था कि नहीं ये गलत हुआ है, इसके लिए अनुराग ठाकुर, उनके लोगों को कहना चाहिए था कि माफी मांगे, तब ये लगता है कि कुछ उनके मन में बचा हुआ है। लेकिन मैं समझता हूं कि उनसे इस तरह की कोई कल्पना नहीं की जा सकती है। और राहुल गांधी ने ठीक ही कहा कि मुझे आपकी माफी की जरूरत नहीं है। और राहुल गांधी ने यह कह करके एक तरह से साबित कर दिया कि वो इस मसले को बिल्कुल व्यक्ति केंद्रित नहीं बनाना चाहते। उन्होंने इसको एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया है। खड़गे साहब का जो ट्वीट है उससे यह साबित हुआ, उन्होंने इसको एक लाइन खींच दी है कि एक राजनीतिक मुद्दा है और इस मुद्दे को आगे बढ़ाया जाएगा, और ये बढ़ना ही चाहिए, क्योंकि ये इस देश के बहुजनों का अपमान है, इस देश के महापुरुषों का अपमान है जिन्होंने इस देश को एक लोकतांत्रिक मुल्क बनाने की कल्पना की थी। जी बिल्कुल बिल्कुल। और इस बीच खबर यह आ रही है कि कल 9:30 बजे कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग शेड्यूल की गई है। 9:30 बजे सीपीपी कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग, जिसकी नेता है, चेयरपर्सन है सोनिया गांधी, और ये सेंट्रल हॉल में मीटिंग बुलाई गई है। पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग कांग्रेस की कल सेंट्रल हॉल में 9:30 बजे बुलाई गई है। शायद इसमें आगे की रणनीति पे भी चर्चा होगी। जल्दी से आना चाहता हूं रविकांत जी, आपके पास क्या कुछ कहेंगे? बहुत कुछ बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, मौसम तेजी से बदल रहा है। कल ही पूछ रहा था मैं प्रशांत टंडन जी से कि बहुत दिनों से मौसम का हाल, सूरत हाल नहीं बता रहे हैं आप, और कल ये कह रहे थे कि बदल रहा है, और आज तो बहुत तेजी से बदलता हुआ दिखाई दे रहा है प्रोफेसर रविकांत जी। निश्चित रूप से देखिए, अब कोई सूरत ऐसी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी अब अपने मुद्दे पर आ पाए। राजीव जी, एक कुश्ती का नियम होता है, और खास करके जो बहुत तेज कुश्तीबाज होते हैं वो पहले दूसरे के पाले में जाते हैं। तो राहुल गांधी ने अपने पहले भाषण में हिंदुत्व पर बात की और समझाया उन लोगों को जो धर्म के ठेकेदार बने हुए, और उसमें भी पटकनी दी, और फिर वो इस देश के आज के सबसे बड़े मुद्दे पर लेकर के आए। कास्ट सेंसस ये राहुल गांधी का मुद्दा नहीं है, कास्ट सेंसस अखिलेश यादव का भी मुद्दा नहीं है,
ये इस देश की सबसे बड़ी और सबसे बहुसंख्यक आबादी का मुद्दा है। हमारी आबादी कितनी है, हमारे पास संसाधन कितने हैं और इस देश में लूट का माल कहां है। राहुल गांधी के शब्दों में कहूं तो हलवा कहां गया है, ये जानकारी मिलनी चाहिए जी। और सवाल ये है राजीव जी कि सबसे ज्यादा तकलीफ अनुराग ठाकुर को ही क्यों हो रही है। कास्ट सेंसस पर आखिर डर क्या है। अनुराग ठाकुर को वही डर है कि कहीं हमारा पता ना चल जाए कि कितना है हमारे पास। ये जो राजमहलों में रहने वाले लोग जिनके पास करोड़ों अरबों की संपत्ति है और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो आज टमाटर खरीद के नहीं खा पा रहे। अनुराग ठाकुर के तो वो सेब के बागान होंगे और यहां हालात यह है कि इस देश की सबसे बड़ी आबादी कुपोषण की शिकार है पूरी दुनिया में। तो ये अनुराग ठाकुर की परेशानी है कि हमारे हलवा का पता चल जाएगा कितना हिस्से में है मेरे, और यहां तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, इसलिए परेशानी है अनुराग ठाकुर को। इसीलिए वो चीज निकल के आई कि साहब आप अपनी जाति बता दो। ये जाति कभी अंग्रेजों ने पूछी थी गांधी जी से। गांधी जी का जो जवाब था कि मैं बुनकर और किसान हूं, और पवन खेड़ा ने बता दिया कि उनकी जाति शहादत है। और ये मुंह पर करारा तमाचा है इन लोगों के लिए जो सो कॉल्ड राष्ट्रवादी हैं, देशभक्त हैं, जिन्होंने अंग्रेजों के साथ मिलकर के दलाली खाई, जिन्होंने देश के साथ गद्दारी की, जो अंग्रेजों के साथ खड़े हुए थे, माफी नामे लिख रहे थे, वो शहादत को समझेंगे क्या। तो ये है राहुल गांधी की जाति। कभी महात्मा गांधी ने कहा था कि मैं बुनकर हूं, किसान हूं, और आज राहुल गांधी के बारे में बता दिया गया है कि वो शहीद हैं, शहीद के बेटे हैं। शहादत उनकी जाति। और ये सिर्फ राजीव गांधी का मसला नहीं है। शहादत सिर्फ फिजिकली नहीं होती। शहादत वो भी है कि जवाहरलाल नेहरू ने आनंद भवन से लेकर के और सारी संपत्ति इस देश के नाम कर। जो लोग नेहरू को गालियां देते हैं उनको या तो पता है या नहीं पता है, तो या तो ये बेवकूफ है या फिर बदमाश है। और मैं मानता हूं कि बेवकूफ नहीं है, बदमाश है, दूसरों को बेवकूफ बनाते। और ये नहीं चाहते हैं कि नेहरू की वो बात निकल के आए कि नेहरू ने कहा था कि मेरे मरने के बाद मेरे इस जिस्म की राख को इस देश के खेतों में प्रवाहित कर दिया जाए, इस देश की नदियों में प्रवाहित कर दिया जाए, ताकि मैं खेतों से फसलें बन करके उगूं और नदियों में प्रवाहित करने से पूरे सागर में समेट जाऊं। ये नहीं चाहते। और अगर आज राहुल गांधी पूरे ताकत के साथ जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, उस सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं जो सपना डॉक्टर अंबेडकर ने, नेहरू ने मिलकर के देखा। बहुत सारे वो षड्यंत्रकारी हैं जिनको नेहरू और अंबेडकर अलग अलग लगते हैं और गांधी से तो वो सीधे ही भिड़ाते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि उन सब का सपना वही था कि इस देश में एक संवैधानिक व्यवस्था बने और जो सदियों से चली आ रही जो असमानता है, जो अन्याय है, जो शोषण है, जो अत्याचार है और जो जाति पूछने की प्रवृत्ति है, इस पर लगाम लगे। किस मंशा से यह जाति पूछी गई है, सवाल सबसे बड़ा यह है। राहुल गांधी को यह पूछना चाहिए कि मंशा तुम्हारी क्या है। अगर यह मंशा है कि तुम अपमान करना चाहते हो, जो मैंने पिछले वाले में कहा था कि इस देश में आज भी लोगों की जाति पहले पूछी जाती है, उसके बाद ही आगे का काम होता है, उसके बाद फैसला होता है कि घर दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। क्या मंशा राहुल गांधी को अपमानित करने की है? और अगर है तो ये इस देश के करोड़ों बहुजनों का अपमान है जो सदियों से वो सहते आ रहे हैं जाति के नाम पर।
और ये सीधा कनेक्ट हो रहा है। और इसीलिए मैं पिछले दिनों ये कहता रहा हूं कि राहुल गांधी आज नेहरू के उन लोकतांत्रिक मूल्यों और अंबेडकर के सामाजिक न्याय के विचारधारा को एक साथ लेकर के चल रहे, गांधी के रास्ते पर चल रहे। आज राहुल गांधी इस देश के बहुजनों के नायक बनकर के उभरे हैं और जो दर्द उनको दिया गया है पिछले 10-15 साल में, उनके लिए कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, इस देश के बहुजन जानते हैं कि उनको किस तरह के शब्दों से इस्तेमाल किया जाता है। उनके बदले और अपमानित वाले शब्दों से उनका नाम लिया जाता है। मैं अगर प्रेमचंद की बात करूं तो उस उपन्यास का हल्कू, उस उपन्यास का होरी, वो होरी राम से होरी हो जाता है, उसका बेटा गोवर्धन से गोबर हो जाता है। ये मानसिकता कौन सी है? कौन लोग हैं जो गोवर्धन को गोबर कहते हैं? क्योंकि उन्हें अपमानित करना है, उन्हें ओछा बताना है, उनको नीचा दिखाना है। ये जो प्रवृत्ति सदियों से चली आ रही है, अनुराग ठाकुर से लेकर के नरेंद्र मोदी उसके प्रतिनिधि हैं। और इसीलिए आज उस सामंतवाद को ढाने के लिए, उस ब्राह्मणवाद को नेस्तनाबूद करने के लिए ये जो चल रहा है, राहुल गांधी जिसको लीड कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में ये सूरत सामने आएगी देश के लोगों के कि जो सामाजिक न्याय का सपना था, जो सामाजिक लोकतंत्र बनाने का सपना था, वो अब राहुल गांधी के रास्ते, राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरा होगा। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल। एक छोटा सा कमेंट चाहूंगा जल्दी से डॉक्टर दीपक पाचपुर जी आपसे, क्लोजिंग कमेंट। बहुत कुछ हम लोग बात कर चुके हैं, लेकिन ओवरऑल प्रधानमंत्री का एंडोर्समेंट, अनुराग ठाकुर के भाषण, आपकी प्रतिक्रिया? जी, निश्चित रूप से मैं इस बात से सहमत हूं कि अब लड़ाई सीधे सीधे खींच गई है कि आप जाति व्यवस्था के साथ हैं या जाति व्यवस्था के खिलाफ हैं, क्योंकि जाति व्यवस्था ही इस देश का सामाजिक आधार का केंद्र बिंदु है। आप समझ लीजिए, अगर आप इसको एंडोर्स करते हैं, मतलब प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा कर दी है कि मैं जातिगत जनगणना नहीं होने दूंगा, और अगर उसके लिए एक लंबा संघर्ष होता है, एक जन विमर्श चल पड़ता है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लड़ाई जो है वो केवल संसद तक सीमित नहीं रहेगी और इस लड़ाई को वाकई सड़क तक आना भी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वर्ग हैं जिनको इस लड़ाई में शामिल हुए बिना कोई सामाजिक इस विकास का लाभ नहीं मिल सकता। तो यह लड़ाई जो है सीधे सीधे जो है एक, जिसको हम कहते हैं कि बैटलफील्ड की जो लड़ाई है, विभाजन रेखा खींच गई है। अब सभी राजनीतिक दलों को भी तय करना पड़ेगा कि आप इधर हैं या उधर हैं, आप इस जनगणना के साथ हैं या नहीं है। इस पर ही आने वाले समय की राजनीति भी चलेगी और इसी को देखना होगा कि भारत का भविष्य है वो क्या होता है। ये मूलभूत प्रश्न पे अब मुझे ऐसा लगता है कि भारत की राजनीति आ गई है। आप तय कीजिए, जातिगत जनगणना होने देंगे या नहीं होने देंगे। राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये भी अब नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी को तय करना है कि आगे की लड़ाई वो कैसे लड़ेंगे। और इंडिया गठबंधन ने एक तय कर लिया है, और खासकर राहुल गांधी ने जो घोषणा कल भी की थी अपने भाषण के दौरान, और आज भी घोषणा की कि आप लिख कर रख लीजिए, हम इसी सदन से जाति आधारित जनगणना की बात और दूसरी बात एमएसपी की लीगल गारंटी, इन दोनों बातों को इसी सदन से पास करवा के रहेंगे। और यहां से एक बहुत बड़ी परेशानी सत्ता पक्ष के लिए खड़ी होती है। देखते हैं आगे आगे होता है क्या। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, हेमंत कुमार जी, प्रशांत टंडन जी, प्रोफेसर रविकांत जी, शकील अख्तर जी, अनिल सिन्हा साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए। आप तमाम साथी जो हमारे साथ बने रहे, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद करता हूं। लगातार आप लोगों के कमेंट मैं देखता रहता हूं। बाबूलाल शर्मा जी हमारे साथ हैं, मोहम्मद आफ्ताब आलम अंसारी साहब हैं, ए के हमारे